बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं इशाल सुलेमान और आप सबको खुशामदीद कहती हूं प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं, जो लोग अभी घरों से बाहर नहीं निकले हैं या जिन्होंने बाहर टेरेस पे जाकर मौसम को नहीं देखा, मौसम का नज़ारा नहीं किया, वो बाहर निकलें, मौसम का नज़ारा कर लें। बहुत ही खुशगवार मौसम है। जो हम कल मौसम की बात कर रहे थे ना कि रमज़ान के अंदर जो हमें पहला अशरा ही है, पहला हफ्ता ही है, वो बड़ा बेहतरीन मिलने वाला है। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया, बारिश इस वक्त हो रही है, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है, मुख्तलिफ शहरों में बारिश हो रही है, मौसम खुशगवार हो गया। और हफ्ते की सुबह तक महकमा मौसमियात का यही बताना है कि मौसम ऐसे ही खुशगवार रहेगा। ये रहमत का महीना है और अब्रे करम बरस रहा है, बाराने रहमत बरस रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि हम इस मौसम को, इस माह रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजार पाएंगे, क्योंकि रोज़े का दिन जो है वो वैसे ही तवील लगना शुरू हो जाता है। तो जब मौसम अच्छा हो तो अच्छा गुजर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, ये तो हमने आपको मौसम के बारे में बता दिया। इशाल, अब हम आपको, मैं और इशाल, एक बात बताने जा रहे हैं कि हम बात तो कर रहे थे कि जी कि वैक्सीन नेशनलिज्म है, लोगों को कैसे कन्विंस किया जाए कि वो वैक्सीन लगवाएं। तो अब ममालिक इसके ऊपर बाकायदा कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका, यूरोप और जापान समेत दुनिया के कई ममालिक जो हैं अपने शहरियों को मुख्तलिफ मराद देकर कोरोना वैक्सीन लगवाने पर इस वक्त आमादा कर रहे हैं ताकि वो आसानी से आ सकें। कुछ हैं अमेरिकी कंपनियां जिन्होंने वैक्सीन लगवाने वालों को तनख्वाह के हमरा $500 बोनस देने का भी ऐलान कर रखा है। और कुछ सिनेमा घरों ने भी इस हवाले से कुछ इकदाम किए हैं कि अगर कोई वैक्सीनेशन कार्ड दिखाए तो उनको पॉपकॉर्न मुफ्त देने का वादा किया गया है। हाँ जी, देखें ना, आप जो भी मतलब कि इस तरीके से लोगों को आप कन्विंस कर सकें या उन लोगों को कुछ ऐसा फ़ायदा दे सकें कि वो आपकी बात मानने को तैयार हो जाएं। जैसे कि चीन में भी ये कुछ फार्मूला जो है किया जा रहा है कि उसके कई इलाकों में मुख्तलिफ इदारों और मकामी तंजीमों की जानिब से कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को जो सियाहती मकामात हैं उसके टिकट, शॉपिंग कूपन्स और मुफ्त सामान की जो है वो पेशकश की जा रही है। और लोग इससे ज्यादा जो है वो राग़िब हो रहे हैं कि वो वैक्सीन लगवाएं, अट्रैक्ट होकर वो जा रहे हैं। वैक्सीन लगवाने वालों को क्या फायदे हो रहे हैं ये तो हमने बात कर ली, लेकिन वैक्सीन ना लगवाने वालों के साथ क्या हो रहा है वो भी आपको बता देते हैं। हम फायदे बेशक ना दे सकते हो, हमारा मुल्क ना दे सकता हो, लेकिन जो उनको नुकसानात हो रहे हैं या उन पर जो पेनल्टीज आयद की जा रही है, कम से कम वो तो हमारा मुल्क भी कर सकता है। बिल्कुल, हमारा मुल्क भी कर सकता है। इंडोनेशिया में वैक्सीन ना लगवाने वालों पर जुर्माने की सजा तजवीज़ की गई है, जबकि दारुल हुकूमत जकार्ता में वैक्सीन से भागने वालों पर $356 या 1 माह की तनख्वाह जो है वो उनकी कटौती की वार्निंग दी जा चुकी है। और अगर किसी को ये पता हो ना कि उसकी तनख्वाह काट ली जाएगी तो वो भागा जाएगा। सबसे पहले मुझे लगा, बिल्कुल, वो सबसे लाइन में सबसे आगे खड़ा होगा और कहेगा जी सबसे पहले वैक्सीन मैं ही लगवाऊंगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ब्राज़ील की बात करते हैं, मतलब कि मुख्तलिफ ममालिक का हम जिक्र कर रहे हैं, तो उसकी सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि वैक्सीन ना लगवाने वालों का दाखिला अवामी मकामात पर बिल्कुल बंद हो जाएगा। और सिंगापुर की बात कर लें, हम सिंगापुर का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं कि वहाँ पर हमें जाना भी चाहिए, तो वहाँ पर वैक्सीन ना लगवाने वालों को भी खबरदार कर दिया गया कि बाद में भाईजान वैक्सीन नहीं मिलने लगी है। और जनूबी कोरिया जो है उसने ये फैसला किया कि वैक्सीन से इज्तनाब करने वालों को लाइन के आखिर पर लगा दिया जाएगा। तो कोई भी लाइन लगी होगी आपको सबसे आखिर में खड़ा कर दिया जाएगा। तो लोग इस वजह से भी होंगे कि अब हमें लगवा लेना चाहिए, नुकसान बहुत। फवायद अगर आपने देखें तो साथ ही नुकसानात भी हैं ना लगवाने के। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को पहली फुर्सत में रजिस्टर करवाना चाहिए खुद को और फिर वैक्सीनेशन जो है वो करवा लेनी चाहिए, ताकि आपको आखिरी लाइन में ना खड़ा होना पड़े और ना ही आपकी सैलरी की कटौतियाँ हों। चलें, ठीक है जी। कल हमने बात की थी रमज़ान बाज़ारों के हवाले से और हमने मुख्तलिफ जो हैं हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें, उनके तर्जुमान जो थे वो हमारे साथ मौजूद थे और वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। हमने आपको कहा था कि हम जो असल सूरत हाल है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इंतजामात में कमी नजर आई है, अवाम परेशान नजर आई है। अवाम की दुहाइयाँ सुनी हैं वो यही है कि कहीं पर चीनी नहीं मिल रही, कहीं पर आटा दस्तयाब नहीं, कहीं पर लीमू जो है वो गायब है, गोश्त जो है वो महंगा है। तो ये जो सूरत हाल है, ये हमने कल जो दावे सुने थे उनकी हम लोग इस वक्त नफ़ी होती भी देख रहे हैं कि इस वक्त बाज़ारों में चीज़ें दस्तयाब नहीं है। क्वालिटी पर लोगों की शिकायत हमारे सामने आई हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। रमज़ानुल मुबारक के पहले ही दिन की हम बात कर रहे हैं तो बाज़ारों में चीनी और घी के लिए लंबी कतारें लगी रही हैं और सस्ते बाज़ारों में बद इंतज़ामी आवाम के लिए परेशानी का सबब बनी रही है। लाहौर के बाज़ रमज़ान बाज़ारों से चिकन और लीमू तो बिल्कुल ही गायब रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर सिंहपुरा बाजार में की बात कर लें तो 2 किलो चीनी का पैकेट खरीदने पर आपको फिंगर मार्किंग का अमल जारी रहा है वहाँ पर, कि आपकी हाथ पे मार्किंग की जा रही थी कि कोई 2 किलो, हाँ बिल्कुल, जैसे आप वोट डालते हैं कि मार्किंग की जा रही थी कि आप दोबारा से चीनी की लाइन में लग के चीनी ना ले सकें। शहरी कहते हैं कि सुबह से चीनी के इंतज़ार में खड़े हैं और इंतज़ामिया को चीनी का स्टॉक पहले से मुकम्मल करना चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ पर स्टॉक नज़र नहीं आ रहा। ये हम नहीं कह रहे, ये अवाम कह रही है और हम वहाँ पर अपने नुमाइंदगान को भेजकर
इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर मेक श्योर कर चुके हैं कि जो सूरत हाल अवाम दुआइयाँ देते हुए नजर आ रहे हैं वैसी ही सूरत हाल वहाँ पर। अच्छा, हमने कुछ लोगों से गुफ्तगू भी की, उनसे जानने की भी कोशिश की कि वो क्या उन्होंने क्या कहा, कैसे इंतजामात हैं, कितने लोग खुश नज़र आए, कितने लोग नाखुश थे, वो आपको सुनाते हैं। आवाम तो बहुत परेशान है, सारा टमाटर वगैरह सब्ज़ी सारी महंगी हो गई है, तो गरीब लोगों का भी मुश्किलात का सामना है। चीनी, दाल, सब्जी सब बहुत महंगी हो गई है। क्या करे, खुदकुशी करे, क्या करे, किधर जाए, किससे पूछे, किसके पास जाए। लेम्बू जो है बहुत ऊपर गए, टमाटर हो गए, ये चीज़ें बहुत महंगी हो गई। तो हम जो है इमरान खान से ये मुतालबा करते कि आप प्लीज़ ये महंगाई पर थोड़ा सा ध्यान दे दे। ये आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी। और इशाल, मामला यह है कि अवाम वज़ीर आज़म से ही मुखातिब होते हैं, वज़ीर आज़म को ही कह रहे होते हैं कि आप इन चीज़ों को इंश्योर करें। हालांकि ये मामला तो सूबाई हुकूमतों का है। अगर हम देख लें तो यह पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, ये KP गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, और सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है ये भी हम जानने की कोशिश तो करेंगे। हमारे नुमाइंदे शहर-ए-कायद का रुख करेंगे। शहराज वहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ इरफान मूसाज़ई पेशावर से मौजूद हैं, और जबकि फजल तवाब कोयटा से मौजूद है। सबसे पहले शहर-ए-कायद का ही रुख करेंगे। शहराज, बताइएगा, हम बाकी जगहों पर रमज़ान बाजार, सहूलत बाजार तो देख रहे हैं, सिंध में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, अवाम क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर सूबों की तरह कराची में भी सूरत हाल इसी तरह नज़र आ रही है कि यहाँ के शहरी भी महंगाई के अजाब में मुब्तला हैं और किसी भी तौर उनको माह रमज़ान में रिलीफ नहीं मिल सका, और इसीलिए हमने देखा कि शहरी दुहाइयाँ देते हुए नज़र आए। प्राइसेस की बात की जाए तो तमाम तर अशिया ख़ुरोनोश, जिसमें फल हों, सब्जियां हों या गोश्त हों, सभी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। माह रमज़ान से कुछ रोज़ कबल ही इन अशिया की कीमतों में इजाफे का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया था। इंतज़ामिया की जानिब से और सूबाई हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को तमाम तर को हिदायत जारी की गई हैं कि प्राइस जो हुकूमत की जानिब से तय की गई हैं उस पर अशिया ख़ुरोनोश फ़रोख्त की जाएंगी। लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आ रहे हैं। कमिश्नर कराची तो ऐसा लगता है कि ख्वाब पे खरगोश में हैं और किसी भी तौर पर किसी भी किस्म के इक़दाम होते हुए हमें दिखाई नहीं देते। चिकन की कीमत जो कमिश्नर कराची की जानिब से 214 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में इसकी कीमत 440 रुपये किलो है। इसी तरह फलों की अगर बात की जाए तो फलों की कीमत जहां 100 रुपये फ़ी दर्जन केले की कीमत मुख्तस की गई है, वहां मार्केट में ये 150 रुपये दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह सेब जो है मार्केट में 250 रुपये किलो तक जा पहुँचा है। कीनू 250 रुपये दर्जन मिल रहे हैं। तरबूज जो आराम से मिल जाया करता था अब 50 रुपये किलो जो है वो यहाँ मिल रहा है। खरबूजे की कीमत इस वक्त 120 रुपये किलो है। तो ऐसे में आम सारिफ जो दिहाड़ीदार तबका है उसके लिए माह रमज़ान में कुछ अच्छा ख़रीदना एक ख्वाब से कम नहीं है, क्योंकि 500 से 600 रुपये दिहाड़ीदार जो तबका है वो दिहाड़ी कमाता है। ऐसे में वो क्या सामान खरीदे। इसी तरह आटे, दाल, चावल, चीनी, घी, इसकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत की जानिब से यकीनदानी कराई गई थी कि वहाँ पर सस्ती अशिया लोगों को मिलेंगी। लेकिन इससे पहले हमने दावे तो बहुत सुने थे। सिंध हुकूमत इस वक्त कहाँ पर है, इंतजामिया कहाँ पर है, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ इस वक्त क्या कर रही हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ तमाम तर हुकूमती दावे और हुकूमती ऐलानात के बावजूद शहर-ए-कायद में कोई अमली इक़दाम होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहा, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि हर जगह मनमाने निर्खों पर जो है अशिया ख़ुरोनोश फ़रोख्त हो रही है। कराची के किसी हिस्से में चिकन 450 रुपये है, कहीं 480 रुपये है, कहीं 430 रुपये है। हर कोई अपनी मनमाने निर्खों पर जो है वो अशिया ख़ुरोनोश फ़रोख्त कर रहा है। दुकानदारों से जब हमारी सवाल से बात होती है तो क्या उनका यही मौक़िफ़ है कि होलसेल सतह पर और मंडियों में जो है वो माल मनमाने निर्खों पर बेचा जा रहा है, वहाँ किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही इंतजामिया की जानिब से, ना ही वहाँ रेट लिस्टें जारी की गई हैं। बाज़ दुकानदारों ने ये भी शिकायत जारी की कि कई माह से रेट लिस्टें ही उनके पास नहीं पहुँची हैं, तो वो कैसे रेट लिस्ट पर अमल दरामद करेंगे। वो पुराने शिकवे ही किए जा रहे हैं। शहराज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहे हैं। पेशावर से इरफान मौजूद हैं। इरफान, बताइए, पेशावर में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से दावे किए गए थे वो पूरे होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, अवाम क्या कहते हैं? पेशावर की जो सूरत हाल है वो कराची से मुख्तलिफ नहीं है। इस वक्त मैं पेशावर के सबसे बड़ा जो सस्ता बाज़ार है जिसका रमज़ान से एक रोज़ कबल इफ्तिताह किया गया था, लेकिन वो जो है वो वहाँ पर दुकानें जो है वो बंद पड़ी है। और वहाँ जो जिस दिन वो इसका इफ्तिताह हो रहा था तो उसी दिन जो थे वो वहाँ उस दिन भी जो चीज़ों की थी वो दस्तयाब नहीं थी। यहाँ पर कोई भी जो गोश्त की दुकान जो है वो नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी दुकान जो है वो जो स्टोर की वो तो खुली है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ दालें मिलती है, ना ही चीनी मिलती है, ना ही वहाँ पर
घी होता है और ना ही चाय वहाँ पर मिलती है। तो लोग जो है सिर्फ बाहर से देखते हैं, जब देखते हैं कि सस्ता बाज़ार जो हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था वो बंद पड़ा हुआ है, तो वो मायूस होकर उनको लौटना पड़ता है। ज़्यादातर लोग इस उम्मीद पर भी यहाँ पर आते हैं कि वहाँ यहाँ पर उनको सस्ता आटा मिलेगा, लेकिन सस्ता आटा भी यहाँ पर किसी किस्म का इंतज़ाम उसका नहीं है। जो सब्ज़ी की दुकानें हैं, चूँकि ये पूरा साल यहाँ पर सब्ज़ी की दुकानें होती है और ये लोग जो है जो बाहर रेडीबान होते हैं तो ये स्टोर के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये वही दुकानें जो है वो खुली है और वहाँ पर भी प्राइस जो है वो बाहर जो मार्केट में जो प्राइस है तो वही प्राइस जो है जब कि वो यहाँ पर भी सस्ता बाज़ार में है। तो हुकूमत की जानिब से तो दावे किए गए थे कि हुकूमत आवाम को जो है वो रिलीफ फराहम करने के लिए जो है वो इकदाम किए जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से या ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म के इकदाम नज़र नहीं आ रहे। जिस दिन इफ्तिताह हो रहा था तो उस दिन तो तमाम मुतल्लिक़ा इदारों के जो एहलकार थे वो तो मौजूद थे, वो दावे कर रहे थे कि पूरा महीने जो है वो यहाँ पर हर किस्म की सहूलियात जो है वो मुयसर होगी और इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज दूसरा रमज़ान है और यहाँ पर कोई जो है किसी किस्म की सहूलियात जो है वो आवाम को नहीं है, तो आवाम जो है उनको मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। ये सूरत हाल तो आपने बताया इरफान मूसा ज़ई कि ये पहले दिन भी ऐसी ही थी, जिस दिन इफ्तिताह किया गया उस दिन भी अशियाए ज़रूरिया वहाँ पर मौजूद नहीं थी, दुकानें बंद थी और आज भी सूरत हाल वैसी है, अवाम भी दुआएं देती हुई नजर आ रही है। हम रुख कर लेते हैं इस वक्त कोयटा की सूरत हाल भी कुछ जान लेते हैं। फजल तवाब हमारे साथ ही मौजूद हैं। फजल तवाब, आप बताइएगा कोयटा में इस वक्त सूरत हाल क्या है? जो सस्ते बाजार हुकूमत की जानिब से लगाए गए, वहाँ पर किन नरखों पर चीज़ें दस्तियाब हैं और जो ओपन मार्केट है वहाँ पर क्या नर्ख रखे गए हैं? देखिए, इस तरह है कि कोयटा में जो सूरत हाल है वो कराची और खैबर पख्तूनख्वा से भी ज़्यादा गंभीर है और यहाँ पर बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से जो आवाम को रिलीफ देने के जो दावे किए गए थे वो तमाम तर दावे जो है वो दरे के दरे रह चुके हैं। और गुज़िश्ता रोज़ से हम देख रहे हैं कि कोयटा शहर के 5 मकामात पर सस्ते बाजार लगाने के लिए टेंट और बैनर्स लगाए गए हैं। इस वक्त भी अगर सिर्फ कैमरामैन आपको दिखा सके कि टेंट जो है वो लगाया गया और टेंट पे लिखा गया है कि सस्ते बाजार रमजान अल मुबारक में ज़रूरियात ज़िंदगी के तमाम अशिया सस्ते दामों पर यहाँ पे दस्तियाब है। मगर दस्तियाब क्या है कि इस वक्त टेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर खाली है। टेंट पर ना ही अशिया खुर्दनोश है, ना ही सब्जियाँ हैं, ना ही दीगर जो अशिया है, खजूर, कुछ भी नहीं है। और गुज़िश्ता रोज़ पूरा दिन जो शहर के 5 मकामात पर जो सस्ते बाजारों के लिए जो टेंट लगाए गए थे वो खाली पड़े हुए थे। और बाचा खान चौक जो शहर का बीचों बीच में वाक़या है, मरकजी सस्ता बाजार, वहाँ पर भी सूरत-ए-हाल यही थी कि सिर्फ टेंट लगाए गए हैं, बैनर्स लगाए गए ज़िले इंतजामिया की जानिब से और टेंट और जो है मुकम्मल तौर पर खाली है। डिप्टी कमिश्नर कोयटा गुज़िश्ता रोज़ से ही गायब है। खैबर पख्तूनख्वा में तो फिर भी कोई आया और इफ्तिताह तो किया और यहाँ पे कोयटा में किसी ने सस्ते बाजारों का इफ्तिताह नहीं किया है। इसलिए कैसे करते कि यहाँ पे तो टेंट है वो सारे खाली है। और दूसरी जानिब जहाँ तक महंगाई की सूरत हाल है तो अशिया खुर्दनों सब्जियाँ उनमें 20 से 25 रुपए फीसद तक जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। ओपन मार्केट में सब्जी मार्केट में टमाटर, गाजर और इसके अलावा जो मटर है उसके फी किलो में हमने गुज़िश्ता रोज देखा कि 30 से 40 रुपए का इजाफा हुआ। साथ ही साथ मुर्गी की गोश्त की कीमत भी जो है वो गुज़िश्ता रोज हैरानकुन इजाफा देखने को मिला। फी किलो मुर्गी के गोश्त में 50 रुपए इजाफे के साथ इस वक्त मार्केट में 430 रुपए मुर्गी का गोश्त जो है फरोख्त किया जा रहा है। आवाम को रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। फजल तवाब, इरफान मूसा ज़ई और शहराज अहमद, आप तीनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप हमें आगाह कर रहे थे जो सूरत हाल है, आवाम को मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से बात करेंगे तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कामरान बंगे साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान बंगे साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, पहले तो हमें ये बता दें फैसले आप लोगों ने क्या किए थे? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रमज़ान के लिए कितने बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था? कितनी सब्सिडी दी जा रही है? कैसे चेक रखा जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम बारहा कह चुके हैं, वज़ीर आला महमूद ख़ान ने बिलखुसूस फ़ोकस रखा हुआ है गरीब और मुतवस्सित तबके के ऊपर, जो कि कोविड की वजह से, कोविड के बाद जो पूरी दुनिया में एक महंगाई की लहर उठी है, उसमें ये जो हमारा मुतवस्सित और गरीब तबका है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। उसके लिए हमने बहुत बड़ा एक रिलीफ पैकेज दिया। वज़ीर आला महमूद ख़ान इसको ख़ुद अनाउंस करेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 7 अरब रुपए से ज़्यादा की जो है यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के साथ मिलकर, इसके अलावा हमारा जो पाकिस्तान बैतुल माल के साथ कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम के तहत हम पेशावर से शुरू कर रहे हैं। हर
जो डिविजनल हेडक्वार्टर है वहाँ पे इंसाफ सस्ता मोबाइल वैन शॉप्स जो हैं वो इस्टेब्लिश कर दी है, जिसमें पेशावर में जो बनने जा रहा है वो 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है पेशावर के मुख्तलिफ़ इलाकों में मोबाइल करेगी, बाकी डिविजनल हेडक्वार्टर्स में भी है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर, इसके अलावा जो है मरस्तियाल ऐप हमने लॉन्च की है जिसमें फ़ीडबैक भी हम लेंगे, जिसमें नरखनामे भी जारी होंगे। इसके अलावा सस्ता बाज़ार और किसान बाज़ार से इस्टेब्लिश किए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है भाई हुकूमत ने और वज़ीर आला महमूद खान ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर हम बंगी साहब, आपकी हुकूमत ने क्या इस बार आवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ते रमज़ान बाजार भी लगाए हैं जैसे दूसरे सूबों में लगाए गए? जी बिल्कुल, ये वज़ीर आला साहब ने खुसूसी हिदायत दी थी कि हमें जो रस्मी तौर पर या रिवायती तौर पर जो रमज़ान बाज़ार लगते हैं वो नहीं, बल्कि हमें जो ग्राउंड के ऊपर इस्टेब्लिश्ड रमज़ान बाज़ार हों जिनके गरीब और मुतवस्सित तबके को फ़ायदा पहुँचे, उनके लिए वज़ीर आला ने सख्ती से हिदायत की। तो तकरीबन हर तहसील में जो है एक रमज़ान बाज़ार इस्टेब्लिश हो चुका है। इसके अलावा किसान बाज़ार भी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसका मकसद ये है कि हम रमज़ान के इस बाबरकत महीने में जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है, हमारी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम उनको फैसिलिटेट और लोगों को जो है महंगाई के जो इस तूफान है साहब हमें ये बताएं कि अवाम को रमज़ान के दौरान बिला तातुल अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए, इसके लिए हुकूमत ने इकदाम क्या उठाए हैं? क्या वहाँ पर इंतजाम दुरुस्त होंगे? इसके लिए चेक कैसे रखा जाएगा? अवाम तो पहले रोज़े के दिन ही ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर इंतजाम अच्छे नहीं हैं। जी बिल्कुल, ये पूरा एक सप्लाई चेन का मैकेनिज़्म हमने डेवलप किया हुआ है जिसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर हजरात, इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई हैं। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बाकायदा तौर पर जियो टैगिंग के ज़रिए उनको बाज़ार जो हैं और एरियाज़ एलोकेट कर दिए गए हैं। तो ये सारे जो विज़िट्स भी रहेंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की, किसान बाज़ार, सस्ता बाज़ार, जो इंसाफ सस्ता मोबाइल वैन्स हैं, इसके अलावा जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के साथ, बैतुल माल के साथ मिलकर इस दफ़ा सूबाई हुकूमत ने, वज़ीर आला महमूद खान ने खुसूसी फोकस किया है कि सारे रिसोर्सेज जो है वो एक जगह पे क्लब हो और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ मिल सके। तो कामरान साहब, रमज़ान के दौरान मसाजिद में कोरोना SOPs के हवाले से भी कोई हिकमत अमली अपनाई जा रही है? कोई नया शेड्यूल वज़े किया गया है कि कौन कौन आएगा, किस औकात कार में, और कितने लोग आ सकेंगे मसाजिद में? देखिए, ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। तीसरी लहर जो है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर रही है, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में। तो हमने सबसे पहले तो ये काम किया है कि उलमाए कराम को अपने साथ मिलाया, उनको हमने इंगेज रखा कि वो इसमें हमें असिस्ट करें, वो अब इन SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी मदद करें। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को खुसूसी टास्क असाइन किया गया है। विलेज काउंसिल की सतह पर जो हमारी टीम्स हैं, जिनमें रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, जिनमें विलेज काउंसिल सेक्रेटरीज हैं, उनको जिम्मेदारी असाइन कर दी गई है कि वो मसाजिद को एक तो डिसइंफेक्ट करे और एक जो है वहाँ पे SOPs की इम्प्लीमेंट में खुसूसी तौर पर फोकस करे ताकि ये जो कोरोना की तीसरी लहर है इसको भी हम काबू में रखें। बिल्कुल ठीक है कामरान बंगी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं, जो बातें बताई जा रही हैं और जो हिकमत अमली के हवाले से हमें आगाह किया जा रहा है, वैसी सूरत हाल हमें प्रैक्टिकली भी नज़र आ रही हो। आज से ही शुरू हो जाए। अगर पहले रोज़े में लोगों को वो सहूलियात नहीं मिल सकी तो आज से ही उनका आगाज़ हो जाए, आज से उनकी शुरुआत हो जाए। हमें मालूम हो गया कि कोताहियां क्या हुई हैं और हम उनको बेहतर कर सकें, क्योंकि अवाम की दुआएं एक तरफ हैं और हुकूमती दावे जो हैं वो एक तरफ हैं। चलें हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। सेविदास। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक अगेन, और हम वापस आ चुके हैं। बात वही है कि रमज़ानुल मुबारक आगाज़ हो चुका है, उसका दूसरा रोज़ा है आज, लेकिन कोरोना की सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है। साथ ही रमज़ानुल मुबारक जो है रोज़े हैं तो लोग कैसे एहतियात करें, कैसे उन्हें क्या करना चाहिए, और जो NCOC की पाबंदियाँ हैं वो भी मज़ीद जो है बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने मज़ीद पाबंदियाँ सख्त कर दी हैं। सहरी से शाम 6 बजे तक कारोबार खोलने की इजाज़त दी गई है और ये फ़ैसला किया गया है जब मुल्क भर में हफ्ता इतवार को कारोबार
बंद रखने का भी पहले फैसला किया गया था, तो साथ ही लोगों का बड़ा जो है वो कारोबारी हजरात का बड़ा एतराज़ सामने आया था कि हफ्ता इतवार को कारोबार क्यों बंद किए जाएँ। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कारोबार मेरे ख्याल में बंद होना हफ्ता इतवार को ज़्यादा सूटेबल है। अच्छा, ज़्यादा सूटेबल है, इसलिए गवर्नमेंट की जानिब से सख्त फैसले किए गए हैं। कभी भी गवर्नमेंट खुशी से ये फैसले नहीं कर रही होती। NCOC अलामिया में ये कहा गया है कि इफ्तार से रात 12 बजे तक होटल्स के बाहर खाने की इजाज़त दे दी गई है हमारी जानिब से। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी। मजीद यानी कि हम बात करें तो स्मार्ट लॉकडाउन को मजीद बढ़ा दिया गया है और सिनेमा घर और मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। जबकि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि 2 हफ्तों में कोरोना की शरह को नीचे न लाया गया तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और यही हम बार बार कह रहे हैं कि एहतियात इसमें लाजिम है। तशवीशनाक बात यह है कि कोरोना की लपेट में जो बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे हैं वो भी इसकी जद में आ गए हैं। मुल्क वबा वफाकी दारुल हुकूमत में बच्चों को निशाना बना रही है। इस्लामाबाद में अब तक जो हम अदादो शुमार बता रहे थे 6,919 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा तादाद है बच्चों की। और जब बच्चे इन्फेक्ट होते हैं ना तो पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो टेंशन की बात होती है वो यही होती है कि बच्चा इन्फेक्ट ना हो। और बच्चे जो हैं वो पूरी फैमिली में हर एक शख्स के पास जा रहे होते हैं, आप उनको प्यार भी कर रहे होते हैं। इसलिए ये कहा जा रहा था कि बच्चे खतरनाक कैरियर्स हैं इस वायरस के। और सिर्फ एक दिन की हम बात कर रहे हैं, गुज़श्ता रोज़ की बात कर रहे हैं, जो कल हमारे पास एक रिपोर्ट सामने आई थी। 10 साल तक के मजीद 102 बच्चे कोरोना वायरस का शिकार हो गए और NCOC के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर कोरोना से 42 बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी भी हार चुके हैं। तो अब आप खुद सोचिए हमें कितना संजीदा होने की ज़रूरत है। जो हम पहले सोचते थे कि बच्चों के ऊपर तो इतना ज़्यादा असरअंदाज ये वायरस नहीं हो रहा, अब हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को महफूज रखें। इसी हवाले से हम बात करेंगे। पिम्स साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मकबूल हुसैन साहब। क्या सूरत हाल इस्लामाबाद में है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इस्लामाबाद में बच्चों में हम ज़्यादा कोरोना केसेस देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं बड़ी तादाद में मुतासिर हो रहे हैं कोरोना वायरस से। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? क्या ज़्यादा बच्चे रिकॉर्ड वहाँ पर हो रहे हैं, उनके टेस्ट ज़्यादा किए जा रहे हैं? इस्लामाबाद में इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ इस वक्त केसेस बच्चों के थोड़े से हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उसकी मेन वजह ये है कि ओवरऑल बड़ों में भी केसेस चूँकि ज़्यादा हैं और जो एक ख़ास परसेंटेज बच्चों में कोरोना की है, चूँकि बड़ों में ज़्यादा हैं तो इसलिए बच्चों में भी थोड़े से ज़्यादा हुए हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ शायद इसका भी है, जो नई वेव आई है उसमें जो म्यूटेटेड वायरस है, जो वायरस म्यूटेशन हुई है इस नई वेव में, स्पेशली जो यूरोप से और इंग्लैंड से लोग आए हैं नए वायरस को लेके, उसमें हमारा ख्याल है कि शायद उसमें बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा उसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है और ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और तीसरी बात ये है कुछ शायद इसमें सीजनल भी कुछ है इसमें, क्योंकि ये मौसम जो है इस्लामाबाद में पोलन का पीक का मौसम है और बच्चों में एलर्जी काफ़ी ज़्यादा है और इसकी जो अलामात हैं वो आपस में मिलती जुलती हैं। बट ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल जो हमारे पास चिल्ड्रन हॉस्पिटल की मैं बात करता हूं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में टोटल जो केसेस शुरू से लेके आज तक दाखिल हुए हैं, बच्चे जो दाखिल हुए हैं वो 26 केसेस हैं। अच्छा। और रिसेंटली जो दाखिल हुए हैं उसमें वो 5 केसेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी ख़ास ज़्यादा इसमें नहीं है जो एडमिटेड पेशेंट हैं। अच्छा, अगर टोटल में से 5 इस वेव में आए हैं तो इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा कुछ है, केसेस कुछ बड़े हैं बच्चों में। डॉक्टर साहब, लेकिन हमने पहली जो वेव थी हमने उसमें देखा कि उसमें बच्चे इस तरह से इन्फेक्ट नहीं हुए थे या फिर रिपोर्ट नहीं हो पाए थे। हुकूमत के मुताबिक भी तीसरी लहर जो है उसमें कोरोना केसेस की बच्चों की जो शरह है वैसी ही है जैसे पहले उसमें थी, सिनेरियो में थी। आपका इस हवाले से क्या मुशाहिदा है? क्या बच्चे अब ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं या पहली वेव में भी ऐसे ही रिपोर्ट हो रहे थे? ओवरऑल हमारी ऑब्जर्वेशन जो है, जो क्लिनिक्स पे हम देखते हैं और जो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा लगता है हमें, बट कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अगर 2020 में और 2021 में मिला के केसेस को देखा जाए तो हमारे जो एडमिटेड पेशेंट है वो 26 हैं और उसमें
5 जो हैं वो इस 1-1.5 महीने में आए हैं, तो कोई इतनी ज़्यादा वो उसमें परसेंटेज नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद में इस बार कोरोना की तीसरी लहर, जब आप मौसम की भी बात कर रहे थे तो मौसम बहार में आई, हमने देखा जब पोलन एलर्जी अपने अरूज में होती है, आपने इसका जिक्र भी किया, क्या वाकई आपको लग रहा है कि बच्चों के केसेस ज़्यादा होने की बड़ी वजह पोलन एलर्जी भी है? इन दोनों का आपस में कोई लिंक हो सकता है? देखें, जो अलामात हैं एलर्जी की और कोविड-19 की, बच्चों में ज़्यादातर खांसी, फ्लू, गले की ख़राबी, बुखार, ये अलामात हैं। एलर्जी में भी इसी तरह होता है कि वायरल इन्फेक्शन, स्पेशली जो गला ख़राब होता है, उसमें मेजॉरिटी जो वायरसेस की वजह से गला बच्चों का ख़राब होता है और उसमें जो एलर्जी की सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाती हैं। दूसरा ये जो टाइम है, इसमें भी एलर्जी बच्चों में काफ़ी ज़्यादा है पोलन की वजह से। अलामात तो आपस में मिलती जुलती हैं, बट कोरोना जो है वो तो हम कंफर्म करते हैं टेस्ट पे, और अगर टेस्ट पॉजिटिव आए तो फिर हम उसको लेबल करते हैं। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें मैं समझता हूँ वो ये है कि हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपके फैमिली में कुछ और लोग तो ऐसे नहीं है जिनको बुखार है, जिनको खांसी है, या कुछ कोरोना के केसेस तो नहीं है। और अगर फैमिली में कोरोना के केसेस हमें कुछ मिलते हैं या कुछ अलामात ऐसी मिलती हैं जो हम समझते हैं कोरोना की वजह से हैं, तो फिर हम लोग उन बच्चों को स्पेशली एडवाइस करते हैं टेस्ट करवाने के लिए। हर बच्चे को तो एडवाइस टेस्ट कराना जो है मुनासिब नहीं है, और अलामात तो मिलती जुलती हैं। मोस्टली अलामात जो है एलर्जी की और कोरोना की, स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम या सीने के जो अलामात होते हैं वो मिलती जुलती हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें कुछ और अलामात भी होती हैं, जैसे जिस्म का दर्द है, जैसे वॉमिटिंग है, लूज़ मोशंस हैं। अगर ये अलामात हों और बुखार भी हो तो फिर हम सोचते हैं कि मे बी और फैमिली हिस्ट्री जो है वो भी कोरोना की हमें मिल जाए, कोविड की मिल जाए, और बड़ों में भी कुछ अलामात मिल जाएं, तो फिर हम ज़रूर सोचते हैं कि कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए, और उसमें से कुछ टेस्ट हम करवाते हैं तो पॉजिटिव भी आते हैं। तो डॉक्टर साहब, कौन सी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस वाले बच्चे हैं जिनमें कोरोना जो है ज़्यादा स्वेर देखा गया है, हाँ, सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ जाती है? जो हमारे पास इस वक्त केसेस ज़्यादातर दाखिले वाले केसेस जो हमने दाखिल किए हैं, बच्चे जो दाखिल हैं, उसकी मैं अगर बात करूं तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि मेजॉरिटी पेशेंट जो दाखिल हुए हैं, जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं, उनमें अंडरलाइन कंडीशंस ऐसी थीं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बच्चा जिसको डाउन सिंड्रोम था, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चे जो हैं वो हमारे एक तो उसको हमने दाखिल किए। सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट है, उनको हमने जो है वो देखा। तो कहने का मकसद ये है कि जो एडमिटेड पेशेंट हैं, मेल न्यूट्रिशन के बच्चे हैं, उनमें मेजॉरिटी ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई ना कोई कोमॉर्बिड कंडीशन या अंडरलाइंग प्रॉब्लम होती है, और उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो इतना बेहतर नहीं होता, और उसमें वो बच्चे जो है ना वो ज़्यादा शदीद अलामात के साथ वो प्रेजेंट करते हैं, और फिर उनमें कोविड टेस्ट जो है हमारे पास जो फिगर्स हैं उसमें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ठीक है डॉक्टर साहब, हम इस्लामाबाद की खुसूसी तौर पर बात कर रहे हैं क्योंकि जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं बच्चों में ज़्यादा वो इस्लामाबाद में ही हो रहे हैं, लेकिन आपने बताया कि इतनी कोई ज़्यादा बड़ी शरह नहीं है, बस केस ज़्यादा टेस्ट करवाए जा रहे हैं बच्चों की जानिब से तीसरी लहर के दौरान, इसलिए ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। क्या दीगर शहरों में भी आप समझते हैं केसेस इसी शरह से हैं, शायद रिपोर्ट कम हो रहे हैं? मेरा ख्याल है पूरे मुल्क में इसी तरह की सूरत हाल है। दूसरे शहरों से भी हमें कुछ खबरें मिली हैं कि वहाँ पे भी कुछ इस दफ़ा लोग भी ज़्यादा सेंसिटाइज्ड हैं, और एक जो मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक और न्यूज़पेपर्स वगैरह में जो बताया जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं, तो उसमें लोग ज़्यादातर बच्चों को लेके आते हैं हमारे पास, और जब हम देखते पहले शायद इतना बच्चों में इतना ज़्यादा लोग सेंसिटाइज नहीं थे तो नहीं लाते थे, तो अब जब सेंसिटाइज हुए हैं
उनको अवेयरनेस ज़्यादा हुई है तो ज़्यादा लेके आते हैं, और शायद इस वजह से भी उनकी टेस्ट करने की शरह कुछ ज़्यादा है और उसमें ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सामने आए हैं, और मेरे ओवरऑल पूरे कंट्री में भी। ठीक है डॉक्टर मकबूल हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सब सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। और इसमें मिली जुली जो है कुछ आरा सामने आ रही हैं इशाल के, ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों के इस दफ़ा टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए ज़्यादा केसेस। लेकिन हमजा ये कहना गलत है कि सिर्फ इस्लामाबाद में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर दीगर शहरों की बात करें तो वहाँ पर भी अगर टेस्ट कैपेसिटी बढ़ा दी जाए बच्चों में तो वहाँ पर भी केसेस शायद इसी रेशो से सामने आएंगे। कैपेसिटी का इशू शायद उतना नहीं होगा इशाल, इसमें ज़्यादा सेंसिटिविटी का इशू है कि क्या आप कितने ज़्यादा खुद आप चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चों का टेस्ट करवा लें, पेरेंट्स कितने ज़्यादा विलिंग है। अगर हम छोटे शहरों में देखें तो पेरेंट्स तो अपना टेस्ट नहीं करवा रहे, बच्चों को लेकर हम वैसे बड़े सेंसिटिव होते हैं, हम लेकर जाते ही नहीं है कि हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए। लेकिन जो अलामात अभी हम बता रहे हैं कि अगर ये आपके बच्चे में जाहिर हो रही हैं तो आपको लेकर जाना चाहिए और बच्चे का टेस्ट करवा लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा इन्फेक्ट हो चुका और आपको पता ही ना चले। बिल्कुल ऐसे ही है, तो आपने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा महफूज रखना है, ख़ुद को महफूज रखना है और रमज़ान के दौरान ज़्यादा एहतियात बरतनी है। खैर अब हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात करेंगे। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी नयाद शेफ़ हैं ज़हरा खान, जिनको अमरीकी बिजनेस मैगज़ीन फोर्ब्स ने दुनिया की बेहतरीन कारोबारी अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिया। मैं हमेशा कहती हूँ हमजा के जो पाकिस्तान की मिट्टी है ना, ये बड़ी जरहेज़ है, ये बड़े नाम रोशन करने वाली मिट्टी है। ज़हरा खान ने रिटेल ई-कॉमर्स क्लास में फोर्ब्स अंडर 30 की यूरोपीय लिस्ट में जगह बनाई और ये बहुत बड़ी, बहुत ही एजाज़ की बात है हमारे पाकिस्तान के लिए भी। फोर्ब्स की फहरिस्त में ज़हरा खान को रिटेल ई-कॉमर्स की कैटेगरी में शामिल किया गया है। उन्हें लंदन में अपना कैफ़े कामयाबी से चलाने की वजह से फहरिस्त में शामिल किया गया। हाँ जी, और जिसके बाद से उन्हें 150 से ज़ायद फ्रेंचाइजीज़ की जानिब से साथ काम करने की ऑफर्स मिल रही हैं। एक दफ़ा हम कामयाब हो जाएं सही, फिर लोग जो है ना हमारे पीछे इस तरह दौड़ते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है तब हमारे पास कोई आ नहीं रहा होता। खैर ये तो हम ज़ारा का क्या एक्सपीरियंस है वो उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। ज़ारा 2 बच्चों की वालिदा भी हैं और उन्होंने अपने कैफ़े को चलाने के लिए तमाम ख़वातीन मुलाज़मीन रखी हुई हैं, जिनकी तादाद जो है वो 30 के करीब है और सिर्फ ख़वातीन काम कर रही हैं। ये भी बड़ा वो जो इस वक्त हमारी मैन डोमिनेटिंग जो सोसाइटी है उसमें बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि ख़वातीन सिर्फ काम कर रही हैं और ख़वातीन कितने अच्छे से बिजनेस रन कर सकती हैं, ये हमारे सामने आज मिसाल है। क्योंकि मैं हर वक्त हमजा को ये कहती रहती हूँ मुझे कुछ करना है, तो हमजा कहते हैं कि भाई हाँ करो, कर क्यों नहीं लेती हो। कल जब हमारे सामने ज़हरा की स्टोरी आई थी ना, तब भी मैंने कहा था, मैं कहा तुम पीछे रह गई हो, पीछे रह गई हो। मैं तो चाह रहा था कि तुम्हारा भी नाम हो। खैर हम अपनी बातें कम करेंगे, ज़हरा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात। ज़हरा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत मुबारक हो आपको, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आई। ये आगाज़ कैसे हुआ था, ये कैसे आपके ज़हन में ख्याल आया था कि मुझे ये कैफ़े बनाना है? ये तो बचपन की एक ख्वाहिश थी। 8 साल की थी मैं तब से बेकिंग कर रही हूँ। अच्छा। और अपना पहला केक मैंने बनाया था 8 साल की उम्र पे। अपनी अम्मी और अपनी दादी के साथ मैं बेकिंग करती होती थी किचन में, और उससे एक शौक़ डेवलप हुआ था। और बस वो जो एक ख्वाब होता है दिल में, वो मैं लेके अपने साथ चली। मैं डॉक्टर बन रही थी, मेरी अम्मी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि आपने डॉक्टर ही बनना है। तो फिर हम लोग मेरी फैमिली कनाडा मूव होगी, मैं 16 इयर्स की थी तब। तो फिर मेरी हाई स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी कनाडा से हुई, तो मैं प्री मेडिकल ही पढ़ रही थी वहाँ पे। और पूरा मेरा वो था कि मैंने डॉक्टर ही बनना है। और साथ साथ जो मेरी बेकिंग की हॉबी थी, पैशन था, वो मैं साथ साथ जारी रहा। मगर मेरे पेरेंट्स और मुझे सब कहते थे कि ये एक हॉबी है और करियर जो है वो कोई सॉलिड चीज़ होनी चाहिए जिस पे आप रिलाय कर सको, जो इंटरनेशनली रिकग्निशन हो जिसकी, तो आप उसकी तरफ, डॉक्टरी की तरफ ही ध्यान दो। तो वो थोड़ा सा मुझे था। यूनिवर्सिटी जब मैंने ग्रेजुएट कर लिया उसमें, उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि और 5-7 साल पढ़ने का मेरा इरादा नहीं है। वैसे भी मैं कहीं ऑपरेशन थिएटर में तो केक खा नहीं सकती, और ना मैंने काम करना है क्योंकि मुझे शौक तो है नहीं। तो इसलिए वो एक डिग्री का तो फिर कोई वैल्यू नहीं है, मैंने वो करना है जिस चीज़ के बारे में मैं पैशनेट हूँ। तो फिर काफ़ी लड़ाई झगड़ों के बाद अपने पेरेंट्स को मैंने कन्विंस किया और मैं लंदन UK मूव होगी। फिर गॉर्डन रामजे के स्कूल में मैंने एडमिशन लिया, कलनरी स्कूल में। उधर से फिर मैंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन कलनरी में की, कुकिंग की। 1 साल का कोर्स था और वो फिर मैंने ज़रा प्रोफेशनल लेवल पे। ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट था और आप शेफ़ बनना चाहती थी। कैफ़े का आगाज़ किस तरह से दिमाग में आया कि मुझे अब कैफ़े स्टार्ट कर लेना चाहिए? क्योंकि हम ख़वातीन जो इस वक्त हमारी देख भी रही होंगी, मैं पर्सनली खुद ये सोचती हूँ कि अगर हम पैसे लगाएंगे या हम बिज़नेस शुरू करेंगे तो हम तो फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि ये वही मैं जैसे हमजा को पहले भी छेड़ रही थी कि मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो हम लोग ये
पहले ही सोच लेते हैं कि मर्द ही बिजनेस कर सकते हैं, ख़वातीन नहीं कर सकती। बिल्कुल आपकी सही बात है। और जो शेफ़ का है ना इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत मेल डोमिनेटेड है, तो उसमें ब्रेक थ्रू करना एज ए फीमेल बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। मगर ये था कि एक ऑब्वियसली एक पैशन जो होता है वो आपको ड्राइव भी करता है फिर कि ये चीज़ मैंने करके रहना है। तो वो फिर कुछ पेरेंट्स की सपोर्ट भी थी। जब मैं अपने स्कूल से ग्रेजुएट की तो मैं सेकंड आई अपने क्लास में भी, और मुझे अवार्ड्स भी मिले, तो वो ज़रा एक मोटिवेशन भी थी मेरे लिए। मेरे पेरेंट्स को भी था कि ये इसमें करना चाहती तो हम सपोर्ट करें। फिर उन्होंने सपोर्ट किया मुझे, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, और लंदन में फिर मैं साइट्स ढूंढना शुरू कर दी। 2 साल लगे थे हमें प्राइम साइट ढूंढते क्योंकि नया कॉन्सेप्ट लंदन इतना कम्पिटिटिव है कि आपको अगर किसी प्राइम जगह पे जाना है तो आपको बड़ा प्रूव करना है कि ये कॉन्सेप्ट चलेगा, नया कॉन्सेप्ट। तो वो करते करते 2 साल लगे। उसी टाइम में जब मेरी बेटी पैदा हुई, उसका नाम सोफिया है, उसके नाम पे फिर मैंने फिया रखा, क्योंकि वो उसी टाइम जब वो पैदा हुई ये साइट मिली थी। 2 साल ढूंढने के बाद माशाल्लाह से आपके 2 बच्चे हैं। अब 2 बच्चे। दूसरे बच्चे का नाम से बच्चे को इतनी समझ है कि आपने उसके नाम पे रख लिया, मेरे नाम पे आप क्या रख रही हैं? उसके नाम पे कब आप चेन खोल रही हैं? उसके नाम पे हमने दूसरा कॉन्सेप्ट खोला था, वो अगस्त में जब पैदा हुई है तो तब मैंने डाइस खोला था। इसी फिया के साथ वाली शॉप लेके, वो डिज़र्ट्स की जगह है। तो वहाँ पे हम आइसक्रीम्स करते हैं, बकलावा आइसक्रीम हमारी बड़ी ट्रेंडिंग है, और मिल्क शेक्स और बबल टीज, तो वो डिज़र्ट पार्लर है। अपनी स्पेशलिटी जो आपकी है वो बेकिंग में है और डिज़र्ट्स में है? जी, डिज़र्ट्स हमारी स्पेशलिटी है, मगर जब फेया हमने शुरू किया तो जो हमारा ब्रंच मेन्यू है जो कि ब्रेकफास्ट और लंच होता है, वो 5 डिशेस हमारी इतनी पॉपुलर हो गई कि पूरे जो था इंस्टाग्राम पे वो फिया का ब्रंच बड़ा मशहूर हो गया। वो हम बना रहे थे एवोकाडो रोजेस से टोस्ट के ऊपर हुमस के साथ, तो फ्यूजन भी थोड़ा था, और बड़ी जो पाकिस्तानी टच डिशेस थी वो भी था जी बीच में था। अच्छा, आपने हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं चाइनीज़ डिशेस बड़ी मशहूर, कहते हैं कि चाइनीज़, लेकिन मैंने कहीं पर हमने पढ़ा भी था कि चाइनीज़ डिशेस जो हैं बेसिकली जो होती हैं वो उस तरह की डिशेस खाने में नहीं मिलती हैं पाकिस्तान में। हमने बड़े स्पाइसेस, यहाँ पर हमने बड़े स्पाइसेस ऐड किए होते हैं। तो आपने जब वहाँ पर स्टार्ट किया तो उन लोगों के मिजाज को देखते हुए कि स्पाइसेस कम होने चाहिए, या फिर जो पाकिस्तानी डिशेस आपने बीच में रखी उनको बाकायदा वैसे ही बनाया? बिल्कुल ऐसे किया, थोड़ा सा जो अपने पाकिस्तानी फ्लेवर्स थे उनका फ्यूजन डाला, मगर जो डिशेस हैं वो बड़ी कॉन्टिनेंटल टाइप हैं, सबके लिए हैं, मगर इस तरह का मेन्यू है कि समथिंग फॉर एवरीबॉडी। अच्छा, 150 से ज़ायद फ्रेंचाइजीज ने कहा कि हम फिया के साथ काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, इस तरह की बातें हमें पता लगी। ये बातें दुरुस्त हैं? और आपने क्या जवाब दिया आगे? बिल्कुल दुरुस्त है। जब फिया हमने खोला था तब से फ्रेंचाइज रिक्वेस्ट जो हैं ज़्यादा GCC अरब कंट्री से काफ़ी इंटरेस्ट आया, USA, कनाडा, हर जगह से काफ़ी बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, क्योंकि फिया की काफ़ी सक्सेस एकदम से शुरू से हो गई। तो उस अभी फ़िलहाल तो हम अपने ब्रांड पे फोकस कर रहे थे कि ज़रा UK में एस्टैब्लिश करके अपनी और ब्रांचेस खोल के उसके बाद फ्रेंचाइज की तरफ। पहला पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान के बारे में सोचा नहीं आप? पाकिस्तान के बारे में भी सोच रहे हैं, हमें कुछ नया खाना चाह रहे हैं, कुछ बिल्कुल नई चीज़ टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी हम फ्रेंचाइज फिया की देख रहे हैं? पाकिस्तान से भी काफ़ी इंटरेस्ट है, बहुत से पाकिस्तानियों ने लंदन में विजिट किया है। तो डेफिनेटली हम अब फ्रेंचाइजेस को रिव्यू करने के प्रोसेस में हैं, तो जैसे ही कुछ मटीरियल। अच्छा, ये रिटेल ई-कॉमर्स की कैटेगरी है, अब इसको हमें थोड़ा सा ई-कॉमर्स को भी इसके अंदर समझाएं कि आपने क्या किया, लोगों के घरों में पहुंचाते थे कि क्या करते थे आप लोग? और पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं जो बहुत अच्छा खाना भी पकाती हैं, शेफ़ बहुत अच्छी हैं, और बेकिंग में बहुत ज़्यादा काम पाकिस्तान में भी हो रहा है, ख़वातीन घर से करने की कोशिश भी कर रही हैं, उनको क्या तजवीज़ देंगी आप? रिटेल ई-कॉमर्स का मैं आपको बताती हूँ। जब कोविड की वजह से पिछले मार्च से लंदन में जो है हमारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे। फिया की 2 ब्रांचेस हैं और एक डाइस है, तो 3 शॉप्स हैं, तो वो बेसिकली सब कुछ बंद हो गया। तो उस टाइम में मैंने और अपनी टीम ने बैठ के हमने ऐसी चीज़, हमने कहा हम अपनी रिटेल लाइन निकाल दें जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स हमने शुरू किए हैं, जैम्स, टीज़ हैं, हमारी चॉकलेट्स हैं, ट्रफल्स हैं। तो वो जो है वो एक ऑनलाइन शॉप हमने शुरू की है, और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हर प्रोडक्ट के साथ एक मैसेज है, एम्पावरमेंट का मैसेज है, और एक कन्वे करना चाह रहे हैं हम ट्रफल्स के थ्रू डाइवर्सिटी, टीज़ के थ्रू सेल्फ केयर, और जैम्स के थ्रू बी योर सेल्फ, तो वो एक प्रमोट भी हम कर रहे हैं। साथ साथ हमने अपनी चैरिटी शुरू की है फिया केयर्स की, तो जो 10% प्रॉफिट्स हमारी रिटेल लाइन के हैं वो हमारी चैरिटी को सपोर्ट करते हैं। उसके थ्रू हम इंटरनेशनली दूसरी चैरिटीज़ के साथ काम करके अपना एक वो हेल्प कर रहे हैं औरतों को, बच्चों को, और फ्यूचर में जितना हमारे रिटेल का जो है हम
इंटरनेशनली अब अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस करना चाह रहे हैं ताकि हमारी चैरिटी की भी रीच बढ़े और प्रोडक्ट्स भी हमारे तो इस तरह वर्ल्ड से खवातीन जो हमारी खवातीन घर बैठी इस वक्त देख रही हैं वो किस तरह से आगाज़ करें, उनको आप क्या कहेंगी कॉमर्स के थ्रू अगर वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं तो उन्हें क्या करना मुश्किलात कितनी चाहिए? आती हैं, घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक जो आप स्टेप लेते हैं आपको जब तक आप करेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आपको दिल में कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। आपको अपनी पूरी मेहनत कोशिश करके एक चीज़ को करना चाहिए और इंशाल्लाह उसमें आप सक्सेस देखेंगे। मगर ऑनलाइन आजकल बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आई वुड से कि ऑनलाइन इसको अगर करें औरतें और उसको देखें अपना एक बना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो वो काफ़ी आजकल की जो यंगस्टर्स आप हैं। खवातीन को सिर्फ नौकरी क्यों देती हैं, एक तो हमें इस बारे में भी बताएं, दूसरा अब आपकी टीम कितने लोगों पर मुश्तमिल है और फोर्ब्स में आपका नाम गया कैसे, नॉमिनेट कैसे हुआ? बेसिकली हमने जब खोला था तो 5 टीम मेंबर्स थे हमारे पहले फ़िया के, अब माशाल्लाह 30 टीम मेंबर्स हैं हमारे, और उसमें मैं आपको बताऊँ 75 to 80% जो है वो फीमेल्स हैं। मेल्स भी हम ये नहीं करते कि सिर्फ फीमेल्स को हायर करना है, मगर ज़्यादा मैं जब शुरू में खोला था मैं प्रेफरेंस दे रही थी यंग मदर्स को, क्योंकि मैं ख़ुद तब यंग मदर थी और लड़कियों को, यंग लड़कियों को मैं अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहती हूँ ताकि मैं उनको ग्रूम कर सकूँ, उनको सिखा सकूँ और ताकि कल को अपना बिज़नेस वो भी स्टार्ट कर सकें। सही, तो आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली आप सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अब तो आप सक्सेस ले चुकी हैं, अब तो एक आप लोगों के लिए बिल्कुल रोल मॉडल बन चुकी हैं, तो क्या आप सपोर्ट करते हैं कि हम मेडिकल से ज़्यादा बेहतर शेफ बन गए? जी नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं और बड़े खुश होते हैं मेरी सारी अचीवमेंट्स पे, और सारी फैमिली की सपोर्ट थी तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, वरना ये पॉसिबल ना होता। फोर्ब्स के हवाले से हमें जल्दी से बता दीजिएगा कि उसमें नॉमिनेशन कैसे होती है, कितनी खुशी हुई आपको जब नाम आपका आया? जी बेसिकली मेरी टीम ने मुझे नॉमिनेट किया था फोर्ब्स में। अच्छा। और तो वो आप सेल्फ नॉमिनेट भी कर सकते हैं फोर्ब्स में और आपको कोई नॉमिनेट भी कर सकता है, और वो उनका एप्लीकेशन प्रोसेस है ऑनलाइन, तो बस वो काफ़ी रिसर्च वो भी करते हैं अपनी एंड पे भी, और हमें भी अपना पूरा वो ग्राउंड वर्क करके उनको पिच करनी होती है स्टोरी। तो आई एम ग्लैड कि उनको अपील किया, थाउजेंड्स और एप्लीकेशंस में से उनको मेरी जो स्टोरी है वो अपील की। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो हम आपको, बड़ी बहुत इम्प्रेस हुए हैं शुक्रिया आपकी स्टोरी से, और यकीनन जो खवातीन घर बैठी हुई हैं वो भी आपसे बड़ी इम्प्रेस हुई होंगी और वो सोच लिया होगा उन्होंने आज से ही कि हम कुछ करके दिखाएंगे। सिर्फ इम्प्रेस नहीं होना, फॉलो भी करना है। ज़हरा, Follow भी बहुत करना शुक्रिया है। कि आप आई, आपको मुबारक हो। पाकिस्तानी टैलेंट पूरी दुनिया में मौजूद है और ये टैलेंट जो खवातीन हमें देखनी है आपके अंदर भी मौजूद है। बहुत अच्छे खाने आप बनाती हैं, बहुत लजीज खाने बनाती हैं। अब ई कॉमर्स है, आप घर बैठे बैठे दूसरे लोगों तक पहुंचा सकती हैं। इस चीज़ पे काम करने की कोशिश बस कीजिए। अपने अंदर की एबिलिटीज़ को जगाने की ज़रूरत है, उन्हें उनकी पहचान करने की ज़रूरत है। उठें और शुरू कर दें काम। और हम एक ब्रेक लेते हैं, आप तब तक सोचें। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, सरकारी इदारों को अवामी मसाइल हल करना ही होंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार हुकूमती मशीनरी को मुतहर्रिक करने के लिए अब मैदान में आ चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने प्रोग्राम का आगाज़ करने का ऐलान कर दिया है। ये प्रोग्राम है खिदमत आपकी दहलीज़ पर। इसके आगाज़ का फैसला कर लिया गया है। सरकारी मामूलात के अलावा अब इदारे मखसूस टास्क भी पूरे करेंगे। आवाम की खिदमत के लिए सर्विस डिलीवरी को मज़ीद बेहतर और मौसर बनाया जाए। हाँ जी, ऐसे ही है। डिपार्टमेंट्स को अवामी ज़रूरियात के मुताबिक टारगेट्स दिए जाएंगे। हर हफ्ते दिए गए टारगेट्स पर बराह रास्त आवाम से फीडबैक लिया जाएगा और सरकारी इदारों के अलावा थर्ड पार्टी फीडबैक भी लिया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो अवामी जो, या हम अफसरान की बात कर लें, वो तो कहेंगे कि जी सब अच्छा है, रावी चैन लिख रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवाम का फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि अब अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत खुद चलकर उनकी दहलीज तक जाएगी। खिदमत आपकी दहलीज पर का मकसद भी हर जगह हुकूमत की मौजूदगी साबित करना है, ताकि ये पता चल सके अवाम को कि हुकूमत उनके लिए क्या कुछ कर रही है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि पंजाब को अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिहाज से मिसाली सूबा बनाया जाएगा। हाँ जी, क्योंकि हुकूमत का तो काम ही अवाम की खिदमत करना है। तो इस मंसूबे के हवाले से आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो खुद इस वक्त मैदान में आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे मंसूबों की। इशाल, एक तो हम मंसूबों का ऐलान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐलान करना, इस बारे में सोचना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन बाद में जब हम इम्प्लीमेंटेशन की, प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है। फिर सियासतदान ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी तो हमें हेल्प आउट ही नहीं कर रही है, और फिर राह फरार यहाँ से ही हमें मिलता है कि जी के लोग
ब्यूरोक्रेसी हमारी मदद नहीं कर रही है, लेकिन जो थर्ड पार्टी फीडबैक है वो शायद इसके अंदर एक अच्छा किरदार अदा करेगा। लेकिन हम यही देखते हैं कि एक कदम उठाया जाता है अवाम के लिए, लेकिन अवाम को उसके समरात नहीं मिल पाते हैं। उसकी वजह भी यही होती है कि हुकूमत चेक एंड बैलेंस रख नहीं पाती है, या हुकूमत जान ही नहीं पाती है कि जो हमने ऐलानात किए थे या जो हमने इंतजामात किए थे क्या अवाम उससे मुस्तफ़िद हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ये वही मामलात हो जाते हैं कि जैसे हमजा ने कहा कि रावी जो है वो चैन ही चैन लिख रहा है, तो जो बैठे हुए सुपरविजन में जिनके होते हैं वो इंतजामात वो यही बताते हैं कि वाकई में इस वक्त रावी चैन ही चैन लिख रहा है कि सब अच्छा है, सब अच्छे की रिपोर्ट जाती है हुकूमत तक। हुकूमत इस वजह से हम लोग अवाम की दुआएं देखते हैं कि अवाम ये कहती हुई नज़र आती है कि हम लोग हुकूमत के दावे जो हैं उनके ऊपर हम देखें तो बड़े बड़े दावे थे, लेकिन हमें कुछ अमली तौर पर नज़र नहीं आ रहा। तो अमली तौर पर जिन्होंने करना होता है ना, अब उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि उन पर चेक रखा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसकी हफ्तावार रिपोर्ट जारी हो, फिर उस रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लेना, जिम्मेदारों का तायुन यहाँ पर नहीं होता। रिपोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा तैयार होती हैं, लेकिन जिम्मेदारों का कोई तायुन नहीं हो रहा होता और पता नहीं लगता कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। कई साल गुजर जाते हैं, वो रिपोर्ट्स तो मौजूद होती हैं लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही होती। अब देखना ये भी है हमें इसमें कि दहलीज पे क्या क्या आपको फ़ायदे मिल रहे होंगे, कौन सी सर्विसेज होंगी जो आपको मिल रही होंगी, किस तरीके से। अगर आप खुद से फीडबैक के अलावा भी कोई शिकायत दर्ज करवाना चाह रहे हों तो वो आप शिकायत भी दर्ज करवा सकेंगे। और वज़ीर आला इसको पूरी तरह से मॉनिटर तो कर ही रहे होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा मंसूबे होते हैं, क्या गवर्नमेंट जो है उसकी अटेंशन बिल्कुल डाइवर्ट तो नहीं हो जाएगी? ये कई सवालात हैं जो इस पूरी सूरत हाल में जन्म ले रहे हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में हमजा अभी तक का ये एक बड़ा अच्छा कदम है कि आपने शुरुआत तो की, जैसे कि आप कह रहे थे कि इस बारे में सोचना ही, अवाम के लिए सोचना ही किसी भी हुकूमत का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है कि आप बहरहाल सोच रहे हैं, आप उसके बाद आगाज़ उसका करते हैं, आगाज़ के बाद इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, वो किस हद तक मौसर हो सकती है, किस हद तक यकीनी बनाई जाती है। इन सब के बारे में मेरे ख्याल में इस सूरत हाल को हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि प्रोग्राम का नाम भी बड़ा ही अच्छा रखा गया है। जो प्रोग्राम का नाम है कि जी खिदमत आपकी दहलीज़ पर। तो आपकी दहलीज़ पर खिदमत आपको मिलेगी। आप फ़ोन कॉल करें, अपने प्रॉब्लम्स बताएं, या जिस भी तरीके से आपके मसाइल का हल आपको हुकूमत की जानिब से मिल जाएगा। हाँ जी, ये इस हवाले से हम कोशिश भी करेंगे कि किसी तर्जुमान से बात की जाए, जाना जाए कि ये मामला है क्या। अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वज़ारत ने अगले बजट पर स्ट्रेटजी पेपर जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक GDP ग्रोथ 4.2% रखने का फैसला किया गया है। GDP का हजम जो है वो 46,000 से बढ़कर 52,500 अरब रुपए मुकर्रर किया जाएगा। जी हाँ, जबकि आइंदा माली साल महंगाई 8% रहने की तवक्को है। माली साल 2022-23 के दौरान महंगाई की शरह 6.8% रहने की तवक्को जाहिर की जा रही है, जबकि 23-24 के दरमियान महंगाई की शरह 6.05% रहने की तवक्को है। कुछ खास फ़र्क हमें महंगाई में तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो हमें मिल जाएगा। रहे हैं उसमें जो है प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि जी के कमी शायद हो सकती है, और 8 से अगर 6.05 पर आप जाते हैं तो यकीनन ये कमी तो है। बरामदात का हदफ 27.5 अरब डॉलर रखने का फैसला किया गया है, जबकि दरामदात 51 अरब डॉलर तक रह सकती हैं। और स्ट्रेटजी पेपर के मुताबिक बजट खसारा GDP के 6% रहने का इम्कान है। बिल्कुल ऐसे ही, जबकि कर्ज़ों की अगर बात करें तो कर्ज़ GDP के 84.3% रहने का इम्कान है। टैक्स वसूलियों का हदफ 6,000 अरब रखा जाएगा। अच्छा, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत ज़्यादा है। ये तो अवाम पर ही मजीद बोझ डाला जाएगा कि अवाम से ही ये टैक्स इकट्ठा किया जाना है, और फिर अगर आप पहले जो है कम कर रहे थे अब आप उसको ज्यादा करेंगे, तो यानी कि आप टैक्सेस बढ़ा देंगे, और वो देने किसने होंगे? आम आदमी ने देने होंगे। तो इसके ऊपर लोगों को तशवीश है कि शायद हमारे ऊपर ही बोझ हमारे ऊपर ही पड़ना है। कर्ज़ और सूद की अदायगियों के लिए 3100 अरब रुपए मुख्तस होंगे, और तरक्याती प्रोग्राम का जो हजम है 630 अरब रुपए रखा जाएगा। इस हवाले से बता दिया गया है आम आवाम जो है वो अभी भी पिस रही है, और जब कर्ज़ बढ़ जाएंगे या फिर उनकी किस्तें हमारे ऊपर पड़ जाएंगी तो फिर भी उसके जो टैक्सेस की मद में जो आवाम के ऊपर है बोझ, बर्डन सारा वो आवाम के ऊपर आ जाता है। तो अवाम जो हमारी फिर दुहाइयाँ देती हुई नजर आती है, बिजली महंगी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल में हम आपको ये भी बता रहे हैं कि IMF की जानिब से ये क्लियर किया गया है कि हमने पाकिस्तान पर कोई दबाव नहीं डाला था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हवाले से। साथ ही IMF की जानिब से ये बात भी सामने आ रही है कि गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए जो बिजली है वो पाकिस्तान को मजीद महंगी करनी पड़ेगी। तो गर्दिशी कर्जे जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसके लिए भी अगर बिजली महंगी की जाएगी तो वो भी आम आदमी के ऊपर जो है प्रेशर पड़ रहा होगा। इसी तमाम
तर सूरत हाल पर बात कर लेंगे। माहिर मौशिया इरफान मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। अगले बजट की पॉलिसी पेपर के मुताबिक पाकिस्तान की GDP ग्रोथ का जो हदफ है वो 4.2% रखने का फैसला किया गया। आपके ख्याल में कोरोना सूरत हाल में इस देखते हुए ये मुमकिन हो सकेगा? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि 2020 और 2021 के जो हमारे इदाद-ओ-शुमार हैं वो तो यकीनन इस बात को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जिसका इन्होंने स्ट्रेटेजिक पेपर में किया है, और जो इंटरनेशनल इदारों के भी असेसमेंट है वो तो इंडिकेट करती है कि इस साल हमारी जो रिकवरी होगी वो नेसेंट होगी, उस लेवल की रिकवरी नहीं हम कर सकेंगे। और ज़्यादा जो ख्याल है वो ये है कि 1.9 से 2% तक GDP ग्रोथ हम अचीव कर सकेंगे। लेकिन जो ये गवर्नमेंट ने अपना प्लान शो किया है, इससे एक तो अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने अपने आप को ज़्यादा प्रोग्रेसिव साइड पर रखा है। तमाम अहदाफ जो उन्होंने अपने लिए सेट किए, और ये अच्छी बात होती है कि गवर्नमेंट ज़्यादा एम्बिशियस होकर सोचें और अपने लिए ज़्यादा टफ टारगेट्स रखें। ये बातें अहम हैं, लेकिन जो पिछले 2 साल की हम देखते हैं जब प्रोग्रेस, तो उसमें कुछ बुनियादी चैलेंजेस अभी मौजूद हैं जो हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के मसाइल हैं। जब तक ये हुकूमत उनको एड्रेस नहीं करेगी तो ये जो हमारे प्लान्स हैं मुझे ये बहुत रियलिस्टिक नज़र नहीं आते। जी बोलिएगा। देखिए, इसमें बुनियादी चंद बातें हैं जिसका इजहार ज़रूरी है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो दरअसल एग्रीकल्चर बेस्ड है, और हमारा पिछले साल जो हमारी बुनियादी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी वो उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाई थी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वेदर कंडीशंस होती हैं, टाइमिंग के इश्यूज हैं, हमारे ज़मीन के मसाइल अभी चल रहे हैं। लेकिन इस साल यकीनन कुछ चीज़ें फेवरेबल हैं गवर्नमेंट के लिए, जैसे जो प्रोड्यूस है इस दफ़ा लगता है कि वो अपने टारगेट से ऊपर जाएगी। अभी हमारे रेवेन्यू कलेक्शन के बड़े सीरियस इश्यूज हैं। हमने पिछले साल भी 5,500 का रेवेन्यू टारगेट रखा था, बोथ टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, लेकिन हम अभी उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है हमारे टैक्स पेयर्स का, वो अभी बेहतर नहीं हुआ है, और अभी इसके इश्यूज में बहुत सारे मसाइल हमारे पास मौजूद हैं। इसके साथ साथ बजट से एक बहुत बड़ा चैलेंज है भी रहा है कि हमारे खर्चे ज्यादा हैं और हमारी भी इनकम उस पर मीट नहीं कर पाती है। सही अच्छी बात। इरफान साहब, जैसे आपने कहा कि इस वक्त बहुत सारी चीज़ें फेवरेबल हैं, फिर भी इसके बावजूद आइंदा जो माली साल के लिए महंगाई का तनासुब रखा गया, 8% रखा गया है, इसका फैसला किया गया है। इतने अरसे बाद भी महंगाई 8% से कम ना होना हुकूमत की कितनी बड़ी नाकामी समझते हैं? देखिए, इसमें कुछ तो हुकूमत की अपनी पॉलिसीज का अमल दखल है, लेकिन ज्यादा जो इसमें फैक्टर्स हैं वो मार्केट हॉस्टिलिटी की हैं। इस वक्त मार्केट हॉस्टाइल हुई भी है, और इसकी बुनियादी वजूहात हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के मसाइल हैं, डॉलर प्राइस के इशूज हैं, फ्यूल के जो मसाइल हैं, और दीगर प्रॉब्लम्स हैं जिसका जिक्र अक्सर हम सुनते हैं कि ऐसे फोर्सेस हैं जो कंट्रोल करती हैं, कार्टल्स बनाते हैं, उसके भी मसाइल हैं। मेरे ख्याल है गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल दिखानी पड़ेगी अगर प्राइस को कंट्रोल है। इस वक्त हम प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि मार्केट की अभी बहुत सारी प्राइसेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती नहीं है, वो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस में नहीं होती, वो मार्केट तय करती है। बिल्कुल ठीक है। नतीजे उस पर गवर्नमेंट अगर चाहे भी तो कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं ले सकती है। अगर आप कल को आप वीट या शुगर की प्राइस गवर्नमेंट अगर अपने कंट्रोल में लेती है तो बेशक कंट्रोल हो जाए या इसमें कुछ कमी आ जाए, लेकिन फिलहाल लगता नहीं है कि प्राइस जो है कम आएगी। तो अगले माली साल की तो इरफान मुफ्ती साहब 6.05 रख दी गई है जो प्रेडिक्ट की जा रही है, क्या वो भी हवा में ही है या दुरुस्त है? आपको लगता है कि हम उस तरफ चल पड़ेंगे? मेरा ख्याल है कि ये कोई बहुत अनरियलिस्टिक नहीं है। अच्छा। ये जरूर है, अचीवेबल है। मैंने ये कहा ना कि जी हमारी कुछ चीज़ें हमारे फेवर में है इस वक्त। अगर ये गवर्नमेंट चाहे तो ये इसको एक्सप्लॉइट कर सकती है। जैसे मैंने कहा एग्रीकल्चर है, हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस हमारे बहुत अच्छा पॉजिटिव हमारे लिए साइन है। जो पोस्ट कोविड रिकवरी हुई है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, वो एक बहुत बड़ी रीजन है। पाकिस्तान ने रेजिलियंस शो की है। दीगर रीजन के जो बाकी ममालिक में रिकवरी वो स्लो है।
ये अलग बात है कि वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक के इकोनॉमिस्ट का भी यही तजिया है कि ये बड़ी नेसेंट रिकवरी होगी, लेकिन ये लगता है जो मार्केट ट्रेंड इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि लेबर फोर्स ज़्यादा इंगेज हुई है, ज़्यादा प्रोडक्शन की तरफ गए हैं। तो ख्याल ये था कि शायद 2021 हमारा लो रैंक में जाएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेकिन अभी के जो पिछले 3 माह के जो हमने स्टेटिस्टिक्स देखे हैं उससे तो ये रिकवरी हमें बिल्कुल ठीक है। इरफान मुफ्ती साहब, सबसे हैरान कुन हदफ की बात कर लेते हैं, वो टैक्स महसूलात का है। 6000 अरब रुपए गुर्बत में पिसे अवाम से इतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करना मुमकिन हो सकेगा, जहाँ पे गवर्नमेंट अब इलेक्शन की तैयारी भी करना चाह रही है और ये हदफ रख दिया गया है। देखिए, पाकिस्तान में ये आपने बुनियादी बात बड़ी अच्छी की है कि टैक्स हदफ हम हर साल बढ़ा रहे हैं। इस वक्त हमने 55 का रखा था और आप शायद 6000 पे हम चले गए। ये एक हमारा एम्बिशन तो शो करता है, लेकिन रियलिटी इसको सपोर्ट नहीं करती है। पिछले साल हमने कोई 40 to 50% ही टैक्स रेवेन्यू लिया, तो हम चूंकि टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाते तो फिर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाते हैं, जिससे फिर प्राइस इंडेक्स पर भी इजाफा होता है और मामला भी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि जब आप बढ़ा देते हैं, जब आप और कमोडिटीज़ में, पेट्रोलियम प्राइसेस में ज़्यादा लेवीज डालकर अपने रेवेन्यूज़ लेते हैं, तो उसका ज़ाहिर बराह रास्त असर लोगों पर जाता है। जो मिडिल क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, वो उसको ज़्यादा उसका बोझ उठाती है। सो ये एम्बिशियस साइड पर जाते हैं, उतना ज़्यादा नीचे स्ट्रेस बढ़ता है। और अभी हमने IMF के साथ जो अभी रिसेंट में इसी हफ्ते हमने साइन किया है वो प्रोग्राम, उसमें हम और ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू को एम्बिशियस बनाने की कोशिश की है। देखिए, रेवेन्यू कब बढ़ता है? ये उस वक्त बढ़ता है जब टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस बेहतर होता है इकोनॉमी पर और चीज़ के ऊपर। अभी ये दोनों में हमें वो रुझान नज़र नहीं आता कि जिससे टैक्स पेयर जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहे रेवेन्यू में। हमें दोनों पॉलिसीज़ को भी ठीक करना पड़ेगा, और दूसरा हमें ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है टैक्स पेयर का, वो हमें रीगेन करना पड़ेगा। ये पिछले कुछ सालों में ये काफ़ी नीचे गया है, जिससे हमें नुकसान हो रहा है, और प्राइसेस में जो इसका असर आया है नॉन टैक्स रेवेन्यू की वजह से, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। और आपने सर एक और हदफ की बात कर लेते हैं इरफान साहब। अगले माली साल के लिए जो बरामदात का हदफ है वो भी 25.7% रखने का फैसला कर लिया गया है, जबकि अगर हम दरामदात देखें तो 51 अरब डॉलर के आसपास हैं कहीं। तो क्या 2-4 माह के बाद हम फिर से देख रहे हैं डॉलर की कीमत बढ़ रही है? देखिए, डॉलर इस वक्त तो डॉलर कंट्रोल में है, और अच्छी बात है क्योंकि रीजनल मार्केट हमारी फेवर में है। मैं ये समझता हूँ कि एक्सपोर्ट हमारी बढ़ सकती है। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर है कि जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी रिकवरी की तरफ जा रही है, और बाकी मुल्क जो हैं वो अभी रिकवरी में नहीं गए हैं। तो अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा आपको बेनिफिट आप उसका उठा सकते हैं। सो ग्लोबल मार्केट भी रिसिपिएंट है, यानी आप ज़्यादा प्रोडक्ट बनाकर भेजेंगे तो ग्लोबल मार्केट में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो आप बेनिफिट उठा सकते हैं कि जो ग्लोबल फेवरेबल इंडिकेटर्स हैं या रीजनल हैं। अभी मैं नहीं समझता कि पॉलिटिक्स शुड ड्राइव इकोनॉमी। मतलब अगर इंडिया के साथ, दीगर ममालिक के साथ हमारी एक्सपोर्ट और हो सकती है, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे जाएगी, इसको रिकंसिडर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इरफान मुफ्ती साहब साथ मौजूद थे, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। इशाल, हम पहले बात कर रहे थे पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बहुत अच्छे मंसूबे का आगाज़ किया गया, खिदमत आपकी दहलीज़ पर। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। फिरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस आशिक अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। ज़रा इस मंसूबे के हवाले से बताइएगा, खिदमत दहलीज़ पर कैसे होगी? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो सरकारी अफसरशाही है और इंतजामिया है, इसका अगर आप ओवरऑल एक सिविल लैंडस्केप देखें तो निचली सतह तक यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी तक, स्टार्टिंग फ्रॉम कमिश्नर, यानी चीफ सेक्रेटरी, देन आपके कमिश्नर, आप जो डीसी है, देन आपके जो है वो एसी, एंड देन योर सेक्रेटरी ऑफ यूनियन। ये एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी करता है, और उस स्ट्रक्चर को आपने
पब्लिक सर्विस डिलीवरी और गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है उसके साथ इंटरलिंक करना। सही हो गया। अब ये लिंकेज जो है वो एग्जिस्ट करता है, मौजूद है, लेकिन जिस तरह उसको 100% इफेक्टिवली ऑपरेशनल होना चाहिए और अवाम के मसाइल के साथ जुड़ा नजर आना चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस बोलनी चाहिए और लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए और निचली सतह पे सहूलियात जो हुकूमती तरजीहात और पॉलिसीज हैं उनका टिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए और जो हुकूमती पॉलिसीज के डिविडेंड है वो नीचे जाने चाहिए। बदकिस्मती से इसमें एक गैप नजर आ रहा है जिसको फिल करने के लिए खानदार की क़यादत में ये नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। सही। फिरदौस साहिबा, अवाम जो है वो कहते हैं कि तब्दीली को वोट तो दिया है लेकिन इसके बावजूद सरकारी महकमों में अगर आप काम के लिए जाते हैं तो धक्के खाने पड़ते हैं, सिर्फ ये मामला जो हैं सिर्फ सुर्ख फीते तक रह गए हैं। क्या कहेंगी अवाम को इस हवाले से, हकीकी तब्दीली कब नज़र आएगी? क्या इनिशिएटिव होना चाहिए जिससे अवाम इससे फ़ायदा उठा सकें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप हुक्मरान अवाम को जवाब दें हैं और चाहिए अवाम के टैक्स से जो है वो तनख्वाह लेती है। जो अवाम की तनख्वाह पे अपनी हर तरह की जो जिम्मेदारियां वो अदा करने के पाबंद हैं वो अवाम को ही सबसे ज्यादा दुखी करने में मसरूफ अमल है। और मैं एक अवामी नुमाइंदा होते हुए मुझे इस चीज का एहसास है कि बहुत सारे काम आपके होने वाले नहीं होते, लेकिन जब साहिल आपके ऑफिस में आता है और उसकी हमदर्दी से बात सुन लेना, उसको पानी पिलाना और उसको ये होप देना कि आप फिक्र ना करें, आई विल डू दैट, इसमें तो कोई आपकी ना पैसे लगते हैं ना एनर्जी लगती है, सिर्फ इसमें आपका रवैया दुरुस्त चाहिए। और वो जो दुरुस्त रवैया है, अगर आपने आगे लोग खड़े हों किए हों और वो धक्के दे रहे हों और किसी को ऑफिस में घुसने ना दे रहे हों और अल्टीमेटली उसका जायज काम भी जो है वो मेरिट सुना के उसको वापस भेज दिया जाए, ठीक है। ये तो इमरान खान की विजन नहीं है। और ना उसने ये कहा था कि मेरिट के नाम पे आप लोगों का इस्तेमाल करो और लोगों को जो है वो तकलीफ में। बिल्कुल ठीक है मैडम, इस मंसूबे के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो पब्लिक का फीडबैक रखा गया है कि जो सबसे खुशाइंद बात है कि थर्ड पार्टी फीडबैक भी लिया जाएगा। उस फीडबैक का तरीकाकार और उसके बाद क्या अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी होगी? हम देखते हैं रिपोर्ट्स बनती हैं, कार्रवाई नहीं होती। बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए, इससे पहले जो है वो सरकारी महकमे ही सरकार की कारकर्दगी को बताया करते थे और ये पंजाबी में कहते हैं मजा मजा नहीं पैना जी, तो वो बेटी बंदी चलती थी और बहुत कम हमें कोई ऐसा क्लू और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर होती थी जिसमें कोई सरकारी अफसर जो है वो अवाम को तकलीफ देने में मुलव्वस पाया गया। तो ये हौश पाश जो रिपोर्टिंग होती थी उससे जो हकायक हैं वो सामने नहीं आते थे। अब बराह रास्त अवाम को उसमें हिस्सेदार बनाया गया और अवाम को ये इख्तियार दिया गया है कि आप उस ऑफिसर की कारकर्दगी के हवाले से एक तो एप्लीकेशन बनाई गई है, पोर्टल बनाया गया है और उसके साथ साथ जो हमारी समाजी तंजीमें हैं, जो वहाँ के प्रेस क्लब्स हैं, जो वहाँ के बार एसोसिएशन हैं और जो हमारा ओवरऑल ये टाइगर फोर्स का भी एक स्ट्रक्चर है, तो ये लोग जो है वो उनको आजादाना तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी, जो है उनकी तहकीकात के बाद उनको सजाएं देने का जो अमल है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा सही हो गया। तो फिरदौस साहिबा, ये भी बताएगा क्या अब जायदाद के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से लोगों को बड़े मसाइल सामने आते हैं, क्या अब जो है फर्द निकलवानी हो तो वो भी ऑनलाइन निकलवाई जा सकेगी, या फिर FIR दर्ज करवानी हो तो क्या वो भी ऑनलाइन करवाई जा सकेगी? देखिए, ये दोनों बड़े अहम कौम के जो है और अवाम के मसाइल हैं और हमारी सियासत घूमती ही थाने और कचहरी की गिरफ्त और थाने और कचहरी के साथ जुड़े ये जो दोनों इनिशिएटिव हैं उनको ऑटोमेशन पे हम ले गए हैं, उनको डिजिटलाइजेशन के साथ जोड़ दिया है और जो ह्यूमन इंटरफेरेंस थी, इंडिविजुअल इंटरफेरेंस थी, जिसकी वजह से करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस थी, फिर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म नहीं था, परफॉर्मेंस हम एवेलुएट नहीं कर सकते थे, उसको हम अराजी रिकॉर्ड सेंटर जो है कानून गोई की सतह पे बना के वहाँ पे फर्द का जो ऑनलाइन हसूल है उसको यकीनी बना रहे हैं। मोबाइल ऐप पे भी हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं
नादरा के जितने सेंटर हैं उनके अंदर इसको शुरू किया जा रहा है, ताकि जो भी नादरा सेंटर में जाए अपनी लेना चाहे फर्द तो उसको प्रॉब्लम ना हो और वो किसी पटवारी या तहसीलदार या डीसी के में रोने मिन्नत ना हो। बिल्कुल अहम चीज जो आपने बात की ऑनलाइन FIR की जी, तो ऑनलाइन जो है वो एक तमाम पंजाब भर के थानों का जदीद टेक्नोलॉजी के साथ लिंकअप कर दिया गया है। IG ऑफिस के अंदर उसका एक सेक्रेटेरिएट कायम किया गया है। तमाम पंजाब के थानों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग जो हो रही है, उसी तरह अवाम को एक ऑनलाइन फैसिलिटी FIR की, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है कि भी FIR दर्ज नहीं करनी, इससे उस मुतलका जो ऑफिसर है उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। FIR दर्ज करनी है ताकि हकायक का पता चले, अगर कोई बेगुनाह आया तो उसकी बरी हो, अगर गुनाहगार है तो चलान। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिरदौसा चिकवान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह का आप हिस्सा बनी। बहुत अहम मामला है और फीडबैक वाला जो मामला है, जो उसके अंदर एक पोर्शन रखा गया है, जो एक अहम जुज रखा गया है, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है अगर उस पर अमल दरामद किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं, कुछ खाने पीने की बात कर लें। नहीं, पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, बात करते हैं उसके ऊपर, बात करेंगे खाने पीने के ऊपर, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ गए हैं और बड़ी अहम बात लेकर। कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी और बड़े एजाज़ात वो अपने नाम कर रहे हैं, लगता है बड़ी जल्दबाजी में है। अच्छा हाँ, लेकिन माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इनिंग्स थी और उनकी इनिंग्स की बदौलत 4 T20 मैचेस की जो सीरीज़ है, उसके तीसरे मैच में पाकिस्तान ने 204 रन्स का पहाड़ जैसा हदफ, जो कोई सोच ही नहीं पा रहा था कि शायद हम पूरा कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो एक विकेट के नुकसान पर हंसते खेलते पूरा कर लिया है। सिर्फ जो है 7 स्कोर पीछे 8 स्कोर रह गए थे, जब 7 स्कोर रह गए थे गालिबन। जब बाबर आउट हो गए, आउट ना होते तो पाकिस्तान जो है 10 विकेटों से मैच जीत जाती। 10 विकेटों से मैच जीत जाती। और इनिंग्स का आगाज कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने किया। बाबर आजम ने 49 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। इस तरह वो पाकिस्तान की तरफ से T20 में सेंचुरी बनाने वाले तीसरे बैट्समैन बन गए। हाँ जी, पहले अहमद शहजाद थे, दूसरे रिजवान थे और तीसरे बाबर आजम है। और ये पहले कप्तान हैं पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने T20 में सेंचुरी स्कोर की है कप्तान होते हुए। बाबर आजम 122 रन्स बनाकर आउट हुए और किसी भी एशियन क्रिकेटर की जानिब से सबसे ज़्यादा स्कोर भी T20 में बाबर आजम का हो गया। पहले रोहित शर्मा का था। तो मोहम्मद रिजवान ने भी बेहतरीन इनिंग्स खेली है, 73 रन्स की नॉट आउट इनिंग्स खेली है। और जब बाबर ने बताया बाद में इशाल कि मोहम्मद रिजवान ने विकेट कीपिंग भी रोजे के साथ की, उन्होंने रोजा रखा था, उन्होंने रोजा नहीं छोड़ा और फिर बैटिंग भी वो रोजे के दौरान कर रहे थे। इतनी बेहतरीन उन्होंने इनिंग्स खेली है। तो आप खुद सोचे रोजे में कितना मुश्किल होता है, विकेट कीपर के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल है। और फिर इसके बावजूद उन्होंने अच्छा खेल पेश किया और ये मेरे ख्याल में रमजान की बरकत भी थी और उनका जुनून भी था अपने खेल के साथ, जो इसमें हमें खेल में नजर आया। इससे जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर जो 230 रन बनाए थे, जो 3 रन बनाए थे, उसका हदफ जो दिया था अफ्रीकी ओपनर्स मार्करम और मिलान ने शानदार निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। लेकिन इसके बावजूद जो हमारी टीम का अपना स्कोर था, जो हमारी टीम का अपना खेल था, वो हमें बड़ा शानदार क्या बात है, बेहतरीन था। और बाबर आजम जो हैं ICC वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर भी आ गए हैं। विराट कोहली को तकरीबन 5 साल बाद जो उस पर बराजमान रहे, उनको पीछे धकेल दिया है और अब बाबर आजम पहले नंबर पर आ गए हैं। इससे पहले सिर्फ 3 पाकिस्तानी जो हैं ODI में पहले नंबर पर आए रैंकिंग में। ज़हीर अब्बास साहब थे, जावेद मियादाद साहब थे, मोहम्मद यूसुफ थे और अब ये हैं। और 2003 के बाद कोई पहला पाकिस्तानी बैट्समैन है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल गफ्फार हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ग्रीन शर्ट्स ने तो शानदार कारकर्दगी दिखाई है, पहाड़ जैसा हदफ था जिसको बासानी हासिल कर लिया। टीम की परफॉर्मेंस को आप अब कैसे देख रहे हैं और बाबर आजम को खुसूसी तौर पर? बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको भी सुबह बखैर और मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक। और कल जब ऑब्वियसली पाकिस्तान में पहला रमज़ान मुबारक और पहली अफ्तार का जब वक्त था, तब ये मैच पहली इनिंग्स खत्म हुई। तो मुझे लगता है दोनों का भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपको याद होगा 92 का वर्ल्ड कप भी हमने रमज़ान में ही जीता था। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि
बहुत ही रिमार्केबल परफॉर्मेंस है बाबर आजम की जानिब से, और फिर रिजवान के साथ उनकी जो शराकत काम हुई, क्योंकि 200 से लगभग जब आप रन्स को चेस कर रहे होते हैं तो ये बहुत मुश्किल हदफ होता है। और साउथ अफ्रीका ने याद रखिए कि दूसरा मैच बहुत कन्विंसिंगली जीता था, क्योंकि 14 ओवर्स में 140 उन्होंने चेस किए थे। तो मुझे भी लगा कि पाकिस्तान ने मोमेंटम खोया है, और उसके ऊपर फिर ऑब्वियसली जब आप पे 200 रन बन जाएं और बहुत मुश्किल हो जाता है। बट आई थिंक बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी, और मेरे ख्याल में जैसे कमेंटेटर्स कह रहे थे, ये वो परफॉर्मेंस है, ट्रूली ये वो परफॉर्मेंस है जिसको आपकी हरीफ टीम भी इंजॉय करती है। इसको ये वो परफॉर्मेंस है जो दुनिया भर में आपको पता चलता है ना, कभी विराट कोहली, कभी केन विलियमसन, डेविड वार्नर, जब वो कोई रिकॉर्ड सा इनिंग खेलते हैं तो फिर पाकिस्तानी फैंस हो या इंडियन फैंस हो या दुनिया के कहीं से भी ताल्लुक रखने वाले फैन हो, आप उनकी हाईलाइट्स ढूंढते हैं। तो ये वो इनिंग है बाबर आजम की, ये वो इनिंग है जिसको कल पूरी दुनिया ने जो है वो एंजॉय किया। ये वो इनिंग है जिसकी हाईलाइट आज भी लोग एंजॉय करेंगे, जब उसको बार बार देखेंगे। मैंने 3 से 4 मरतबा देखी है, मैंने भी देखी। इतनी खूबसूरत इनिंग अपनी बैटिंग के जोबन पे दिखाई दी है। और बैटिंग में उनका आपको पता ही है, कल उन्होंने जब एक 41 महीने बाद विराट कोहली का जो एक बड़ा रिकॉर्ड था, यानी कि ओडीआई रैंकिंग में बदस्तूर नंबर 1 पोजीशन, 41 महीने, फिर विराट कोहली दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर हैं इस वक्त, उनको उन्होंने वहाँ पर टॉपल किया, वो नंबर 1 बैट्समैन बने। और फिर क्या ही मतलब मैं कहूँ कि इससे खूबसूरत क्या सेलिब्रेशन वो करते या हमें क्या तोहफा देते। मेरे ख्याल में बाबर आजम की और फिर उनके साथ रिजवान की जो बैटिंग थी, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बट बाबर आजम का दिन था, और जैसा एक थोड़ा सा हमेशा कहा जाता है कि कप्तान बनने के बाद कहीं उनकी किसी कप्तान की परफॉर्मेंस तो नहीं ऊपर नीचे हो जाएगी, बट मैं समझता हूँ कि बाबर आजम जितने बड़े प्लेयर हैं वो इससे ऊपर आ गए हैं। उनके ऊपर ये चीजें मैटर ही नहीं करती। वो जिस तरह से क्रिकेट वो खेलते हैं, वो एक आर्टिस्ट हैं, एक माहिर हैं, एक आप कह लें कि एक फनकार होता है ना जो अपनी टैलेंट से इम्प्रेस करता है। तो वो उनकी बैटिंग के अंदर ना वो खूबसूरती, वो क्रिएटिविटी, वो क्राफ्ट है कि सिर्फ तान नहीं, दुनिया भर में उनके फैंस मौजूद हैं। सैयद अब्दुल गफ्फार साहब, कल हमें शोएब मलिक भी कहते हुए नजर आए कि ये फॉर्मेट जो था बाबर आजम का नहीं था, लेकिन बाबर आजम ने अपनी खेल को चेंज किया है। तो अब क्या देख रहे हैं बाबर आजम की जो बैटिंग है, हर गुजरते दिन के साथ उसमें निखार आता जा रहा है। कप्तानी की जिम्मेदारी का दबाव लेने के बावजूद उन्होंने जिस अंदाज में अपना खेल पेश किया है, बहुत ही पुरएतमाद बैटिंग थी उनकी। इस तरह से खेलते रहे तो क्या जल्दबाजी के तमाम रिकॉर्ड नहीं तोड़ देंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम सबको माशाल्लाह कहना चाहिए उनकी बैटिंग पर, क्योंकि दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। कल 122 रन की जो इनिंग खेली, वो उनकी कैरियर की पहली T20 सेंचुरी थी। वनडे में पहले नंबर 1 बैट्समैन है, तो आई थिंक वो इस वक्त दुनिया में अब तो टॉप 4 की बहस ही खत्म हो गई। अब तो मुझे लगता है कि 1 और 2 में बाबर का मुकाबला करना पड़ेगा, चाहे वो विराट के साथ हो, चाहे रोहित के साथ हो, चाहे केन विलियम्स के साथ, क्योंकि अब वो तीसरे चौथे पे नहीं अब वो मुझे दिखाई दे रहे, वो राइट देयर एट 1 और 2। अब तो उनको दूसरे बैट्समैनों को उनसे आगे निकलना है। पहले बाबर उनके पीछे आ रहे थे, और मुझे लगता है बाबर ने जो अब ग्राफ सेट कर दिए कि नंबर 1 प्लेयर वो बन गए हैं। T20 में भी नंबर 1 थे। कल की जो इनकी इनिंग है, ऐसी इनिंग खेलने के बाद मुझे लगता है कि अब दुनिया उनके पीछे आएगी। और जैसा आपने खुद कहा कि ऑब्वियसली दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं कप्तानी में। देखें, उनको बड़ा अच्छा एक स्टार्ट ये मिला कि पाकिस्तान ने होम सीरीज खेली, वहां से उनको जीत मिली, कॉन्फिडेंस मिला। न्यूजीलैंड का टूर उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, जहां वो इंजर्ड हो गए। पूरा न्यूजीलैंड का टूर वो नहीं खेले, बट मुझे लगता है कि शायद एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही थी, क्योंकि अगर बाबर खेल रहे होते शायद मुसलसल हार से वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं अर्ली ऑन ही। तो मुझे लगता है कि बाबर को एक लीन, एक बड़ा कहते हैं ना, एक आसान, वहाँ मुझे लगता है कि वो एक पैसेज ऑफ टाइम मिला जहां उन्होंने अपने गेम के बारे में, टीम के बारे में दोबारा सोचा, और जब वापस आए वो कहते हैं ना, बैक विद अ बैंग। और उनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बेहतर हो रही है। 197 रन वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी टीम का जो रन चेस कर रहे हो उनका। और आई थिंक रिजवान ने कल किसी किस्म का जो नाकदीन को जहन में कोई डाउट था भी ना, इवन मेरे जहन में भी, मैं आपको बताऊं कि दूसरे मैच के बाद, पहले मैच के बाद ये था जरूर कि शायद हमें थोड़ा सा शर्जील और फखर के ऑप्शन पे देखना चाहिए। पर मुझे लगता है कि इन दोनों की बैटिंग में वो करिश्मा है, इन दोनों की बैटिंग में वो क्लास है, वो सोच है, एक पुख्तगी है, मेच्योरिटी है। और स्पेशली बाबर उसको जिस तरह लीड करते हैं, कल लगा नहीं था 200 रन की चेस में कहीं जल्दबाजी कर रहे हैं, कहीं इन पे प्रेशर हो। तो ये ग्रेटनेस की पहली निशानी। और मुझे उम्मीद है भाई, थोड़ा सा हम दूसरे एंड की भी बात कर लेते हैं, रिजवान की बात कर लेते हैं। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में उनको शामिल कर लिया गया है। जो 5 लोग हैं उनमें मोहम्मद रिजवान का भी नाम शामिल कर लिया गया है। मोहम्मद रिजवान की शक्ल में कौमी टीम को क्या आप समझते हैं कि एक और काबिल भरोसा बल्लेबाज मिल गया है? जब भी टीम को उनकी ज़रूरत होती है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। क्या पाकिस्तानी टीम की रीढ़ की हड्डी जो है, बाबर आजम के साथ कुछ हिस्सा हम उनको भी दे सकते हैं कि वाकई वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं? देखिए, मोहम्मद रिजवान के लिए तो मैं सबसे पहले चीज़ कहूँगा कि
उनकी पास एक बड़ी जबरदस्त किस्म की फाइटिंग स्पिरिट है। जब वो टीम में आए थे क्रिटिसिज्म हुआ, उनको मिसबा ने बतौर ओपनर सिलेक्ट किया T20 में, तब क्रिटिसिज्म हुआ। वो T20 में थोड़ा सा भी एक मैच में जब वो आउट हुए या रन स्लो किए तब क्रिटिसिज्म हुआ। बट उनके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है कि मुझे लगता है क्रिटिसिज्म नाम की किसी चीज को जानते ही नहीं, और वो मिसबा ने जितना उनको बैक किया है, मिसबा को उतना बड़ा उन्होंने रिस्पांस दिया है। और कल के मैच में जैसे बाबर ने भी मैच के आखिर में बताया था, ऑब्वियसली तमाम एथलीट्स रोजा नहीं रखते और ऑब्वियसली उनको जो मेहनत करना होती है इतना आसान नहीं होता, बट रिजवान कल रोजा भी रखा हुआ था, उन्होंने उस तरह की बैटिंग की, 20 ओवर की विकेट कीपिंग भी की, ओपनर भी आते हैं, तो फिटनेस कितनी कमाल की आप ये देखिए कि कितने वो सुपर फिट हैं। मुझे याद है जब वो पहली मरतबा श्रीलंका में टूर किया था और मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो हमने जॉन्टी रूट से मुवाजना किया था। ये वाइड एक हमारे पास एग्जांपल है कि जितने अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है उतने अच्छे फील्डर भी हैं, मतलब फील्डिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो ये इनके अंदर क्वालिटीज हैं। कल भी इनका जो 73 था रन चेज में, वो एक रिकॉर्ड भी है पाकिस्तान की जानिब से रन चेज के अंदर किसी विकेट कीपर बैट्समैन की। तीसरी उनकी जो 50 थी रिकॉर्ड है, इससे पहले 2 50s का रिकॉर्ड था। तो रिजवान भी जैसा आप कह रहे थे कि एक बाबर के लिए बहुत जरूरी था। हम ये हमेशा बात बोलते थे कि रोहित हैं तो बाबर, तो विराट कोहली जो है ना वो विराट कोहली है, क्योंकि उनको टॉप ऑर्डर से मदद मिलती है। इसी तरह रॉस टेलर हैं तो केन विलियमसन है, और स्टीव स्मिथ इतने बड़े प्लेयर हैं तो उनको डेविड वार्नर की जो है ना वो एक बड़ी सपोर्ट मिलती है। तो बाबर को जो मच नीडेड सपोर्ट थी, वो जिस फॉर्म में चाहिए थी, वो रिजवान है। रिजवान का गेम अपने लिए तो बहुत अच्छा है, टीम के लिए बहुत अच्छा है, पर दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन को असिस्ट करना, उनके साथ खेलना, पार्टनरशिप बनाना, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट की ब्रांड को रीडिफाइन किया है। और मैं ये समझता हूँ कि रिजवान ने नाकदीन को हमेशा बैट से जवाब दिया है। मैं भी उनके नाकदीन में शामिल रहा। नाकदीन इस तरह नहीं कि हम ये समझते हैं कि ये नहीं कहते थे कि वो बुरा खेलते हैं, हम ये समझते थे कि शायद उनकी लिमिटेशन है, इससे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बट ये उनका बहुत बड़ा कमाल है कि मिसबा ने, बाबर ने जहां जहां उन्हें मौका दिया, जिस नंबर पर मौका दिया, बाबर ने उन्हें मायूस, रिजवान ने उन्हें मायूस नहीं किया। और आई थिंक रिजवान को इस चीज़ का बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा। सही, तो हम क्रेडिट जो है वो शराकत दारी को भी देते हैं। अच्छा अब्दुल गफ्फार, दौरे जनूबी अफ्रीका में फास्ट बॉलर की कोई खास मुतासरकुन कारकर्दगी हमें देखने को नहीं मिली है, खासे रन्स खाते रहे हैं, इस शोबे में खामियों को कैसे दूर करना होगा हमें? बिल्कुल ठीक है। आई थिंक जीत को जरूर सेलिब्रेट करें, बाबर की ओडीआई रैंकिंग हो नंबर वन या कल की सेंचुरी हो, बट ये जरूर हमें याद रखना है। मेरा अभी भी एक कंसर्न है कि पाकिस्तान को अपने प्लान बी और सी को देखना पड़ेगा। ठीक है, रिजवान और बाबर जितने बड़े प्लेयर क्यों ना हो जाए, हर बैट्समैन हर मैच में स्कोर नहीं करता, बिल्कुल ऐसा। तो हमें अपनी बैटिंग को तो स्ट्रेंथ करनी है, लेकिन पहले अगर आपने बॉलिंग की बात की, मैं उसका जवाब दे देता हूँ कि देखिए शाहीन को आपने बहुत ज्यादा क्रेडिट खिला दी है। 2019 वर्ल्ड कप से लेकर अब ये 2021 का अप्रैल आ गया, उसने काउंटी खेली है, डोमेस्टिक खेले हैं, PSLs खेले हैं, पाकिस्तान का हर मैच खेला है। थोड़ा सा उसके ऊपर रहम करें, उसको रेस्ट दें। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि बड़ा स्टेप लें, थोड़ा दिल बड़ा करें। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ज्यादा क्या होगा, आप सीरीज हार तो नहीं रहे ना, बराबर ही हो जाएगी। आप शाहीन को रेस्ट करवा के उस्मान को लेकर आए। देखिए मुझे कल पाकिस्तान की बॉलिंग में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिखाई दिया वो है वन डायमेंशन होना। 4 फास्ट बॉलर आप खिला रहे हैं, फहीम है, हसन है और इसी तरह हारिस, 3 राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, शाहीन उनमें चौथे फास्ट बॉलर हैं। स्पिन ऑप्शन आपके पास कौन है, लेफ्ट आर्म। तो मुझे लगता है कि वेरिएशन नहीं है, आप हरीफ टीम को टेस्ट ही नहीं कर पाते इस तरह की बॉलिंग अटैक से। उस्मान कादिर को आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, मोहम्मद हफीज के हवाले से मैं बड़ा हैरान हूँ कि वो बॉलिंग नहीं कर रहे, उनको बॉलिंग करनी चाहिए और टीम मैनेजमेंट को उनकी बॉलिंग से फायदा उठाना चाहिए। मुझे नहीं पता उनके बॉलिंग एक्शन के ऊपर अभी तक अगर इनको एतबार नहीं है, लेकिन अगर 1-2 ओवर मिल जाए या कम से कम एक कहते हैं ना उनके ऊपर हमें सिर्फ उम्मीद भी हो जाए कि वो चंद ओवर निकाल सकते हैं, तो ये हमारी बॉलिंग के ऑप्शंस को करेगा। अभी हो ये रहा है कि हर बॉलर का रोल है 4 ओवर पूरे करना, और जहाँ एक बॉलर पिटता है सब जो है ना वो परेशान हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं ना कि हवाइयाँ उड़ जाती हैं। तो ये हो रहा है पाकिस्तान की बॉलिंग में। वी नीड 1-2 गुड ऑप्शन, जिसमें सबसे पहले तो आप स्पिनर को ऐड कीजिए, नवाज को खिलाना है तो खिलाइए, बट किसी तरह आप उस्मान कादिर को भी लेके आइए या जाहिद महमूद जैसे आपके पास T20 में एक प्लेयर हैं, क्योंकि अगर आप लेग स्पिनर नहीं लाएंगे, अगर आप स्पिनर्स के दिए बैट्समैनों को नहीं रोकेंगे, याद रखिए कि साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे अब वैसी विकेट नहीं कि T20 में बाउंस होगा, वहाँ बड़े अच्छे शॉट लगते हैं, तो वहाँ स्पिनर ही आके ब्रेक डालता है, थोड़ा सा चीजों को प्रोसीडिंग को स्लो करता है। तो शाहीन हो, हारिस हो, ये बहुत टैलेंटेड हैं, हसन तो ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर रहे हैं, बट आई थिंक
बॉलिंग में बहुत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है, बट बॉलिंग में इंप्रूवमेंट से ज़्यादा स्किल के साथ साथ मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन जो है ना वो एक दफ़ा से दोबारा देखना पड़ेगा और मेरे ख्याल में आपको कम से कम 2 स्पिनर खिलाने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है अब्दुल गफ्फार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान को आपने ज्वाइन किया, आप हमें बता रहे थे कि आप भी बहुत खुश हैं कि कल जिस तरह का मैच हुआ। और इशाल, अगर बाबर आजम की कल की आप इनिंग्स देख लेना तो यॉर्कर जो उनको पड़ रहे थे, ऐसा नहीं था कि अच्छे बॉल आ नहीं रहे थे, बहुत अच्छे बॉल साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की जानिब से किए भी गए थे। मेरा जो मुशाहिदा, मैंने यॉर्कर अच्छा खेलता हुआ महेंद्र सिंह धोनी को देखा था, वो हेलीकॉप्टर शॉट मारते थे और वो छक्का चला जाता था। कल बाबर आजम जिस तरीके से यॉर्कर को सिर्फ रास्ता दिखा रहे थे, कट करते थे और वो पीछे से चौका जो हो रहा था, कितने बेहतरीन तरीके से वो यॉर्कर को खेल रहे थे। मुझे और कोई बैट्समैन नजर नहीं आता कि यॉर्कर को इतने अच्छे से खेलता। और कल जो बाबर आजम ने परसों के मैच में कहा था कि आज हमारा दिन नहीं था, तो कल उन्होंने साबित कर दिया कि आज हमारा दिन है और उन्होंने उसी तरह से खेल पेश किया कि हमें वाकई लगा कि आज पाकिस्तानी टीम का ही दिन था। बिल्कुल ऐसी है। रोजेदार जो थे कल बहुत ज्यादा खुश, अगर मैच की वजह से थे तो आज बहुत ज्यादा खुश है मौसम की वजह से भी कि मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो चुका है। जिस तरह से महकमा मौसमियात के तर्जुमान खालिद मलिक साहब ने हमें बताया था कि आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी है, मौसम अच्छा हो जाएगा, बारिश भी होगी और कुछ गर्मी जो है उसका जोर टूट जाएगा और आपके रोजे कुछ अच्छे गुजर जाएंगे। बात दुरुस्त होती भी बारिश की जो नवी थी ये वाकई सच साबित हुई है, प्रेडिक्शन जो है ये सच साबित हो गई है। और इस वक्त हम देख रहे थे भाई, जब हम सुबह आए भी तो मौसम बड़ा खुशगवार था, हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, कुछ इलाकों में तेज़ बारिश भी थी और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी थी। तो जो अब्रे करम था वो बरस रहा था, रहमत जो थी वो बरस रही थी। तो मैं सोच रही थी कि रमज़ान जो है अगर इसी तरह से सारा गुजर जाए तो ये बड़ी खुशाइन बात होगी। तो मेरे ख्याल में ये हमें जान भी लेना चाहिए। खालिद मलिक साहब से बात करते हैं इस बारे में। खालिद मलिक, अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग सर, रमज़ान मुबारक। आपने जो कहा था वैसा हुआ भी, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। आगे भी हमें नवीद सुनाएं, कब तक मौसम ऐसा रहेगा? वालेकुम सलाम। बस ये देख लें कि रमज़ान स्टार्ट हुआ और साथ ही अल्लाह ताला की रहमतें जो है वो भी आना शुरू हो गई। हाँ जी, हाँ जी। बड़ा अच्छा मौसम है। ऑलमोस्ट सिर्फ ये है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, ये पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो टेम्परेचर्स हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में हैं। और अभी जो चल रहा है ये स्कैटर्ड प्लेसेस पे मौजूद है और ये आने वाले 4 से 5 दिन तक इसी तरह चलता रहेगा। अच्छा। और बादलों की आंख मुचौली चलती रहेगी और कुछ एरियाज पे जो है वो रेन भी एक्सपेक्टेड है, साथ आंधी भी एक्सपेक्टेड है। जैसे भी आज सुबह भी रेन हुई पंजाब के नॉर्दर्न एरियाज में, इसी तरह आज कल भी एक्सपेक्टेड है, संडे को भी है, मंडे को थोड़ा गैप है, उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे तक ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा। क्या बात, सही हो गया। बड़ा ही अच्छी आपने ये तो खुशाइन बात बता दी है। हमारे मुल्क में मौसम जो है वो अच्छा होना और तमाम शहरों में अच्छा होना, क्योंकि हम देखते हैं कि इस्लामाबाद वगैरह में बारिश होती रहती है, नॉर्दर्न एरियाज़ में मौसम अच्छा रहता है, लेकिन हम लोग गर्मी में ही रमज़ान गुजार लेते हैं। तो इस बार लेकिन ये अच्छी बात है। लेकिन आपने 3-4 दिन की नवीद सुनाई है, पूरे महीने की अगर बात कर लें तो आगे क्या गर्मी का भी कुछ स्पेल आता हुआ देख रहे हैं, कुछ शदीद गर्मी का? तो वीक गुजर रहा है, इस वीक के बाद थोड़ा सा ड्राई स्पेल आएगा और उसमें टेम्परेचर उठेगा, लेकिन उसमें भी ऐसा इतना ज़्यादा नहीं टेम्परेचर जाएगा जिसकी वजह से ये कहा जाए कि रमज़ान सख्त हो जाएगा। लेकिन जो लास्ट अशरा है वो हमें बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, उसमें भी रेनी स्पेल है जिसकी वजह से जो थोड़ा सा टेम्परेचर दरमियान वाले अशरे में ज़्यादा होगा वो फिर उसके बाद फिर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। कराची का मौसम, सिंध का मौसम, वहाँ के शहरी कितनी उम्मीद रखें ये भी बताइएगा। कराची में फिलहाल रेन के चांसेस तो नहीं है, लेकिन टेम्परेचर काफी हद तक कंट्रोल में है। अभी भी टेम्परेचर जो मैक्सिमम वो 32-33 की रेंज में जा रहा है और हमें ऐसा लग नहीं रहा कि रमजान में कोई ऐसी हीट वेव आए जिसकी वजह से कराची के लोगों को कोई परेशानी हो। गो के रेन नहीं है लेकिन टेम्परेचर काफी कंट्रोल है और वहाँ पे रेन तो नहीं हो रही, लेकिन बादलों का जो है वो आगे 2-3 दिनों में कराची के लोग जो है वो बादलों के जुर्मट में ही रहेंगे। तो खालिद साहब, जैसे कि आपने कह दिया कि जो आखिरी अशरा है उसमें भी मौसम खासा बेहतर हो जाएगा। हम अप्रैल और मार्च में देख रहे हैं कि मौसम जो है अप्रैल और मई में या मार्च में ये महीने जो होते थे शदीद गर्मी के हो जाया करते थे। अब हम अगर ये देख रहे हैं मौसम बेहतर होता हुआ, तो क्या गर्मी का जोर भी इस बार कम रहेगा या फिर वही शिद्दत इख्तियार किए हुए होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। गर्मी जो है वो तो डेफिनेट पड़ेगी और अगर गर्मी ना पड़े तो आपके पास मानसून की रेंज नहीं आती। हम तो ये कहते हैं उसमें गर्मी पड़नी चाहिए, लेकिन अभी रमजान चल रहा है तो हम ये दुआएं कर रहे हैं कि रमजान जो है वो अच्छा गुजर जाए। जब ये रमजान होगा तो फिर इंशाल्लाह मई और जून जो है वो अच्छे खासे गर्म होंगे और टेम्परेचर उसी तरह जो नॉर्मल होता है वो इसी तरह
कोई ऐसा सिग्निफिकेंस चेंज हमें नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद मलिक साहब। सब सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा और मौसम के हवाले से अच्छी खबरें हमें सुना रहे थे। चलें मंगल बुध तक तो अभी मौसम अच्छा ही रहेगा, उसके बाद एक स्पेल आएगा, जिस तरह इशाल ने पूछा था खालिद मलिक साहब से, उन्होंने बताया कि तब थोड़ा सा मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन फिर जो है आखिरी अशरा भी अच्छा गुजरेगा और ईद भी मुमकिन तौर पर अच्छी ही गुजरेगी। इंशाल्लाह मौसम अच्छा रहेगा, अल्लाह से दुआ करते रहेंगे मौसम जो है वो अच्छा ही रहे। अच्छा, अब कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं। अब कुछ खाने पीने की बात कर लेते हैं, क्योंकि पपीता जो है वो मुझे खुद भी बड़ा पसंद है और ये एक अच्छा भी है, आपकी सेहत के लिए भी बड़े बेनिफिट्स हैं इसके। कोट अद्दू के मुकामी ज़मींदार ने अपने 25 एकड़ रकबे पर पपीते की फसल काश्त कर दी। हाँ जी, जिससे वो जनूबी पंजाब में पपीता काश्त करने वाले पहले काश्तकार बन गए हैं। काश्तकारों के लिए पपीते की फसल माली तौर पर कितना फ़ायदेमंद हो सकती है, ये नासिर हुसैन ने खुसूर तैयार किया, आपको वो दिखाते हैं। कोटद्दू में मकामी जमींदार चौधरी अफजाल को बागबानी का शौक है। चक नंबर 515 पीर जुग्गी मोड़ पर 25 एकड़ में पपीता फल का बाग लगाया हुआ है। सिंध में उगाए जाने वाले पपीते को जनूबी पंजाब में सबसे पहले चौधरी अफजाल ने लगाया। पपीते से मकामी जमींदार सालाना लाखों रुपए कमा रहा है। मकामी जमींदार का कहना है कि वालिद साहिब से बागबानी का शौक पैदा हुआ। 50 एकड़ में फलों की बागबानी की हुई है। पपीता, नाशपाती, अंगूर समेत दीगर फलों की फसल को काश्त किया हुआ है। सबसे पहला जिम्मेदार मैं हूं जिसमें ये ट्रेंड शुरू किया है। मैंने पपीते का बाग लगाया। पपीते का बाग 25 एकड़ पे लगाया है, जिसमें क्या आदे मकसद पौधा लगाया। पौधा लगाने के बाद 8 महीने बाद ये फल पे आ जाता है। उसके बाद क्या आदे तुड़ाइयाँ करते हैं, इसकी क्या आदे लेबरें रखी हुई हैं जो क्या आदे मुख्तलिफ मंडियों में, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुख्तलिफ मंडियों में इसको सेल होती है। पपीते की देखभाल के लिए मजदूर रखे हुए हैं। पपीते पर 8 माह की मेहनत के बाद 2.5 साल मुसलसल फल हासिल किया जाता है। पपीते की फसल से फी एकड़ सालाना 10 लाख तक आमदन हो रही है। रोजाना की बुनियाद पर पपीता उतार कर दीगर शहरों की मंडियों में फरोख्त किया जाता है। जी, तो ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा किया। रिपोर्ट आपने देखी। आपको पता है इसकी एक खास बात भी क्या है, बात है? कि ये आपको कभी भी एक पौधा फल नहीं देता, इसके आपको 2 पौधे लगाने पड़ते हैं। ये पेयर होता है, एक मेल और एक फीमेल, और उसके बाद एक पर फूल लगते हैं और एक पर आपको फल मिलता है। क्या बात ये है, मैंने क्योंकि घर में खुद भी लगाए हैं, मेरी मदर को बहुत पसंद है पपीते, और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हेपेटाइटिस है, इसके लिए बड़ा बेनिफिशियल है, और इस वजह से हमने खुद भी घर में लगा रखा है। नहीं, क्योंकि मैंने ये खुद घर में काश्त होते हुए देखा हुआ है, घर में हमारे लगा हुआ है, तो इस वजह से लॉन में हमने भी पपीते लगा रखे हैं। क्या बात है, तो जरूर ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये भी शायद दुरुस्त कह रही हैं, तो आप जरूर इसको जो है इफ्तारी के बाद खा सकते हैं। अब क्योंकि हम रोजे में हैं, ऑब्वियसली बात है कि रोजे के बाद ही सब खाएंगे। अपने मुंह में अभी से पानी लाना जो है ना वो शुरू नहीं आप इसको अपने फ्रूट चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको इफ्तारी के बाद किसी भी तरीके से खा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए, आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए या खून को साफ करने के लिए बड़ा अच्छा है। बाकी आप कोई भी राय पपीते के हवाले से लेना चाह रहे हो तो आप इशाल से राय ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक अहम बात हम आपको बताना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन का जो अमल है वो पाकिस्तान में जारी व सारी है। रमज़ान के दौरान ये फतवा दिया जा चुका है उलमा कराम की जानिब से कि आपने अगर रोज़ा रखा हुआ है आप तब भी कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं, और आप इफ्तारी के बाद भी जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। टाइम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो ये जो वैक्सीनेशन का अमल है ये रमज़ानुल मुबारक में रुकना नहीं चाहिए, उसी स्पीड से जो है ये वैक्सीनेशन का अमल जारी रहना चाहिए। 60 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो अपने बुजुर्गों को लेके जाएं और उनको वैक्सीन, ताकि जल्द से जल्द पूरे पाकिस्तान को वैक्सीनेशन लगवा दी जाए, हम इस वबा से निकल आए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मौसम को एंजॉय कीजिए, अल्लाह ताला से रमज़ानुल मुबारक के दौरान दुआएं कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।